जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6 की तैयारी कर रहे सभी विद्यार्थियों का ई परीक्षा नवोदय क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपकी परीक्षा बहुत ही जल्द होने वाली है, इसलिए आपको निश्चित सफलता दिलाने के लिए ई परीक्षा ने आपके लिए नवोदय सिलेक्शन सीरीज आरंभ की है, जिसके अंदर हम मॉक टेस्ट के ऊपर डिस्कस करते हैं। पहले आपको ये ई परीक्षा ऐप के माध्यम से आपको मॉक टेस्ट अवेलेबल करवाया जाता है, जहां आप अपना टेस्ट देते हैं और अपने आप को परखते हैं कि आपके कितने सही हो रहे हैं और कितने गलत हो रहे हैं। उसके बाद में आपको यहां पर हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको उसका वीडियो सॉल्यूशन करवाया जाता है, ताकि आप हर तरह के क्वेश्चंस को आप समझ सको और कैसे उसको करना था और कैसे उसका नया मेथड रहेगा वो आप समझ सको। तो आज हम डिस्कस करते हैं हमारे मॉक टेस्ट नंबर 2, जिसके लिए अगर आपने अभी तक ये सबमिट नहीं किया है तो आप जल्दी से जाइए गूगल प्ले स्टोर से ई परीक्षा डाउनलोड कीजिए। उसके बाद में ओपन करिएगा, रजिस्ट्रेशन करिएगा। रजिस्ट्रेशन करते समय आपको BHA3 आपको रेफरल कोड में लिख देना है। उसके बाद में गोल सेलेक्ट कर लेना है नवोदय सैनिक RMC दे। इसके बाद में आपको क्वीज सेक्शन में जाकर JNVST क्लास 6 JNVST क्लास 6 फ्री मॉक टेस्ट ओपन करना है। इसके अंदर न्यूमेरिकल एबिलिटी ओपन करना है, फिर आपको इंग्लिश मीडियम है, हिंदी मीडियम, जिस मीडियम से आपको सबमिट करना है वो आपको ओपन करना है और इस तरह से आप अपना टेस्ट सबमिट कर सकते हैं। बाकी किसी भी तरह की जानकारी के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिएगा, telegram.me/navodaya-school। और अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से ई परीक्षा नवोदय क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। इसके अलावा हर तरह की जानकारी, मॉक टेस्ट के संबंधित जानकारी, किसी परीक्षा से संबंधित जानकारी, एडमिट कार्ड, रिजल्ट, सभी तरह की जानकारी और स्टडी मटेरियल के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिएगा, जिसकी लिए आपको गूगल में सर्च करना होगा telegram.me/navodaya-school और आप हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिएगा। बाकी आपको किसी भी तरह की स्टडी मटेरियल के लिए www.navodayaschool.in विजिट कीजिएगा। और अगर आपको 100% सिलेक्शन चाहिए तो आप अपने घर पे मंगवा सकते हैं नवोदय सिलेक्शन कॉम्बो पैक 8696503800 पर कॉल कर, जिसके अंदर आपको मिलेगी 2000 MCQ वाली मैथ्स की बुक और इसके साथ में 10 मॉडल पेपर और 10 OMR शीट, ताकि आप परीक्षा से पहले 10 परीक्षा अपने घर पे दे सकते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं आज हमारे मॉक टेस्ट नंबर 2 के क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर। सबसे पहले देखिएगा हमने क्या कर रहे हैं कि हम क्वेश्चंस के ऊपर आपको सोल्व करवा रहे हैं, ताकि आप उनको समझ सको, उनके मेथड्स आप समझ सको। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को अगर पढ़ें तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि व्हाट इज द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट इवन नंबर, स्मॉलेस्ट 5 डिजिट इवन नंबर दैट कैन बी फॉर्म्ड विद द डिजिट्स 2 0 5 6 एंड 1। अंकों 2 0 5 6 तथा 1 से बनने वाली छोटी से छोटी 5 अंकों की सम संख्या कौन सी होगी? तो सबसे पहले देखो आपको ये पता होना चाहिए कि सर अगर आप इवन नंबर बना रहे हो, क्या बना रहे हो? अगर आप इवन नंबर अगर आप पता कर रहे हो, सम संख्या अगर आप बना रहे हो, तो उसका पहले मेथड क्या होता है? सर कोई भी अगर सम संख्या होगी, अगर आप कोई भी सम संख्या लिख रहे हो या इवन नंबर लिख रहे हो, जैसे आपको 5 डिजिट की लिखनी है, तो उसका जो लास्ट डिजिट होगा, जिसे हम वंश डिजिट कहते हैं, जिसे इकाई अंक कहते हैं, आपके माइंड में ये हमेशा चलना चाहिए साथ में कि सर वंश डिजिट या इकाई अंक हमेशा क्या होना चाहिए? ये होना चाहिए 0 2 4 6 और 8। वही नंबर क्या होती है? हमारी इवन नंबर या सम संख्या होती है। तो हम सबसे पहले ये पता कर लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे नंबर है जिसकी लास्ट डिजिट या वंश डिजिट या इकाई अंक 0 2 4 6 8 नहीं है। पता किया कि सर इसका 2 2 6 और 2 सभी डिजिट्स का 0 2 4 6 8 है, यानी कि ये सभी इवन नंबर है, सम संख्या है। अब बताने की छोटी से छोटी 5 अंकों की, चलिए सर 5 अंकों की छोटी से छोटी पता लगानी है। हमने क्या देखते हैं कि सबसे पहले इधर से फाइंड आउट करते हैं 10 10 10 और 16। तो सबसे पहले पता चला सर ये तो सबसे बड़ी होगी, तो इसको कट कर दीजिए। इसके बाद में सबके पास में 10 है, फिर पता चला यहाँ पर 5 6 और 2। अब आप एक बात बताइए, 2 सबसे स्मॉलर होता है, उसके बाद में 5 और उसके बाद में 6। आपको क्या बतानी है? सबसे छोटी से छोटी 5 अंकों की। तो 5 डिजिट इवन नंबर आपको बतानी है और इस तरह आपका कौन सा हो जाएगा? ये जो टूल जहां पे लिखा हुआ है यही हमारा क्या हो जाएगा सर? राइट ऑप्शन हो जाएगा। और आपका जो राइट ऑप्शन होगा कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 3। ये क्वेश्चंस बहुत ही ईजी होते हैं, ऑप्शन मेथड से करने होते हैं। बस आपको माइंड में ये वाली पॉइंट आपको याद रखना है कि इवन नंबर या सम संख्या वो संख्या होती है जो 0 2 4 6 8 जिसका वंश डिजिट या इकाई अंक होता है, वही हमारी इवन नंबर या सम संख्या होती है। और फिर हमें क्या करना है कि फर्स्ट डिजिट से आपको आरंभ करना है और देखते जाना है कि जहां आपको स्मॉलर मिले वही आपकी छोटी से छोटी हो जाएगी, जो बड़ी होगी वो बड़ी से बड़ी हो जाएगी। ऐसा ही आपको मेथड आप जब आरोही और अवरोही क्रम बनाते हो किसी संख्याओं का, यानी कि असेंडिंग और डिसेंडिंग, उस समय भी आपको इसी तरह से आपको मेथड फॉलो करके और उसके असेंडिंग और डिसेंडिंग आपको बनाना होता है। चलिए फिर
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन नंबर सेकंड लिखा हुआ है फाइंड द एलसीएम ऑफ 16, 24 एंड 48। 16, 24 तथा 48 का लसागु ज्ञात कीजिए। क्या करना है हमको? लसागु ज्ञात करना। देखिए अब जब इनका लसागु ज्ञात करना है, आप सबको पता है कि सर लसागु कैसे फाइंड आउट करते हैं? 16, 24 एंड 48। अगर आपको इनका एलसीएम फाइंड आउट करना होगा तो क्या करोगे सर? सबसे पहले 2 का डिवाइड करेंगे तो 8, यहां पर करेंगे तो 12 और यहां करेंगे तो 24। फिर से अगर 2 का डिवाइड किया तो यहां पर आ जाएगा 4, यहां पर 3 और यहाँ पर कितना आ जाएगा? 6, क्योंकि 6 2 जा 12 और यहाँ कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। फिर से अगर 2 का डिवाइड करेंगे तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 और 2 6 जा 12 आ जाएगा। फिर से 2 का भाग लग रहा है तो 2 का भाग लगा देते हैं, 1 3 और यहाँ पर 3 आ जाएगा। इसके बाद 3 का फिर से डिवाइड हो रहा है तो 1 1 और 1। अब अगर इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 एंड मल्टीप्लाई 3। देखिए 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 और 16 को अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करते हो तो 16 को 3 से करेंगे तो 16 3 जा 16 को अगर 3 से गुणा करते हैं तो कितना आ जाएगा? 48 और ये आ जाएगा सर हमारे पास में 48 है 48 और ऑप्शन नंबर डी आपका या ऑप्शन नंबर 4 आपका क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं क्योंकि कुछ इजी क्वेश्चंस होते हैं, कुछ हार्ड क्वेश्चंस होते हैं और कुछ आपके मॉडरेट लेवल के होते हैं। तो आपको क्या करना है? इजी से मॉडरेट लेवल तक सभी तरह के क्वेश्चंस आपको आने चाहिए और इसलिए हम एग्जाम के जो हमारे मॉक टेस्ट बनाते हैं उसमें भी इस बात का पूरा ध्यान रखते हैं कि आपके पास में क्वेश्चंस इजी टू मॉडरेट लेवल का है ताकि आप हर तरह के क्वेश्चंस को फेस करना सीखो। तो इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर डिस्कस करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? ए नंबर इज लेस देन 50, ए नंबर इज लेस देन 50 इज ए मल्टीपल ऑफ 7, इज ए नंबर इज लेस देन 50 एंड इज ए मल्टीपल ऑफ 7 एंड हैज 3 फैक्टर्स इन टोटल। व्हाट इज दिस नंबर? यानी कि नंबर क्या होना चाहिए? 50 से लेस देन होना चाहिए, मल्टीपल ऑफ 7 होना चाहिए और उसके टोटल 3 फैक्टर्स होने चाहिए। मोर देन 3 नहीं, ओनली 3 फैक्टर्स होने चाहिए, ना लेस देन 3 नो मोर देन 3, ओनली टोटल 3 फैक्टर्स होनी चाहिए। वो नंबर कौन सा बताना है? एक संख्या 50 से कम है, ठीक है, 7 की गुणज भी होनी चाहिए और उसके कुल 3 गुणनखंड होने चाहिए। ये हमें संख्या कौन सी है? तो सबसे पहले देखो हम कंडीशन को यहां लिखते हैं। कौन कौन सी कंडीशन? सर पहली कंडीशन ये कही कि 50 से कम होनी चाहिए, लेस देन 50 होनी चाहिए। ये ऐसे क्वेश्चंस आपको हमेशा ऑप्शन से करने होते हैं, ऑप्शन अप्रोच से जल्दी बनते हैं। तो पहले ये पता लगा लो कंडीशन नंबर फर्स्ट क्या कर रहा है? लेस देन 50, 50 से कम। 14 लेस देन 50 50 से कम है, 42 लेस देन 50 है, 49 लेस देन 50 है, लेकिन सर 70 लेस देन 50 नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 तो पहले ही रॉन्ग हो गया। उसके बाद में सर मल्टीपल ऑफ 7 होना चाहिए, 7 का गुणज भी होना चाहिए। अब देखो 7 का गुणज होने का मतलब क्या है कि मान लो आपने कोई नंबर लिखा n और उस n का अगर आप उस किसी नंबर को 7 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ये नंबर आपका n आना चाहिए। इसका मीन्स कि उसके अंदर 7 का डिवाइड भी होना चाहिए, इसका मतलब 7 का डिवाइड भी होना चाहिए। अगर हम बात करें सर 14 में 7 का डिवाइड होता है, 14 में 7 का डिवाइड होता है क्या? आप कहोगे सर हाँ सर 14 में 7 का डिवाइड इजीली होता है क्योंकि अगर हम 14 को लिखेंगे तो 7 मल्टीप्लाई 2 होता है, ठीक है। इसके अलावा सर 42 में भी 7 का होता है, 7 6 या 42 होता है और 49 ये भी हमारे पास में क्या होता है? 7 मल्टीप्लाई 7 49 होता है। चलिए सर अब आपको पता चल गया। अब क्या करना है सर? सेकंड नंबर कंडीशन भी सबके साथ में फॉलो हो रही है, नंबर 2 कंडीशन भी फॉलो हो रही है। नंबर 3 क्या कह रहा है? ओनली उसके टोटल 3 फैक्टर्स होने चाहिए। कितने होने चाहिए? 3 फैक्टर्स होने चाहिए। चलिए सबसे पहले अगर आप 14 लिख रहे हो तो 14 के टोटल कितने फैक्टर्स होंगे? अब फैक्टर्स निकालने का मैंने आपको मेथड बताया था। सबसे पहले इसका एलसीएम कर लो। तो अगर आप 14 का एलसीएम करोगे तो 2 और 7 और यहाँ पे 7 तो 1, तो 2 मल्टीप्लाई 7 रहेगा। अब आपको नंबर यूज करने हैं। सबसे पहले आपको पता है कि सर 1 का सब में डिवाइड होता है, तो 1 का अगर इसमें डिवाइड करोगे तो 14 टाइम 1 के बाद में कौन आता है? 2। क्या 2 आप इस बॉक्स में बना सकते हो? बना सकते हैं। तो आप 2 लेंगे और 2 का कितने टाइम हो जाएगा? 7 टाइम। 2 के बाद में 3 इस बॉक्स में आ रहा है, नहीं। 4 बना सकते हो यहाँ से कहीं से भी? नहीं बना सकते। 5 नहीं। 6 बना सकते हो? नहीं। 7 बना सकते हो? यस सर 7 बना सकते हैं। 7 बनाया और 7 बनाया तो यहाँ पर 7 का कितने टाइम? 2 टाइम। अब जैसे आपने 7 लिखा तो आप क्या कह रहे हो? सर ये तो यहाँ पे रिपीटेशन हो गया, इसकी तो पुनरावृत्ति होगी, नहीं होगा। तो फिर ये यहाँ तक आपके क्या हो गए? सर फैक्टर्स हो गए। कौन कौन से? 1 2 7 और 14। ये हमारे किसी भी नंबर का फैक्टर निकालने का सबसे इजी मेथड होता है। इसके बाद में सर टोटल 3 फैक्टर्स होने चाहिए, जबकि इसके पास में तो टोटल 4 फैक्टर्स हो गए। तो सर ऑप्शन नंबर ये वाला भी आपका क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। चलिए सर 42 पे डिस्कस करते हैं। अगर आप 42 पे डिस्कस कर रहे हो तो सबसे पहले 42 के फैक्टर्स पता होने चाहिए। तो 42 का अगर आप एलसीएम कीजिए, एलसीएम करेंगे तो सबसे पहले 2 का करेंगे 21, फिर से 2 का तो होगा नहीं, 3 का करेंगे तो 7 टाइम और उसके बाद में 7 का करेंगे तो 1 टाइम। तो 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 और इसके आप फैक्टर्स पता कर लीजिए फटाफट से। फैक्टर्स पता करेंगे तो 1 का डिवाइड करेंगे तो 42 टाइम, 1 के बाद में 2 इस बॉक्स में बन रहा है आपके पास में,
2 का करोगे तो कितनी टाइम, 21 टाइम। क्या 3 बना सकते हो, यस सर 3 बना सकते हैं। कितने टाइम होगा 3 का, अगर इसमें डिवाइड करते हो तो 3 का होगा तो सर 14 टाइम। और उसके बाद में 4 बना सकते हो इस पूरे बॉक्स में, नहीं। 5 बन सकता है, नहीं। 6 बन सकता है, हाँ सर 6 बन सकता है। 3 और 2 को मल्टीप्लाई करके तो 6 का कितने टाइम हो जाएगा, 6 7 या 7 बन सकता है, हाँ 7 का 6 टाइम। ये देखो फिर से क्या हो गया, रिपीटेशन हो गया। तो जब भी रिपीटेशन हो जाएगा तो हम उस रिपीटेशन को अलाउ नहीं होगा। और यहाँ तक हमारे कौन कौन से फैक्टर्स हो जाएंगे सर, इसके तो मोर देन 3 हो रहे हैं। कौन से, 1 2 3 6 7 14 21 और 42, ये सभी फैक्टर्स नहीं सर, ये वाला भी ऑप्शन नहीं हो सकता। चलिए सर फिर कौन सा बचा हमारे पास में, 49। फिर एक और कौन सा रहा, 42 भी नहीं होगा। अब कौन सा रहा, 49। चलिए सर 49 के हम फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं। तो जैसे ही सर 49 के फैक्टर्स पता करोगे, वैसे तो ऑप्शन नंबर 1 ही बचा, वही होगा, लेकिन हमें तो सोल्व पूरा करना ना, आपको तो समझाना पूरा है। 7 का 7 करेंगे, एग्जाम में नहीं करो तो कोई बात नहीं, एग्जाम में सीधा टिक कर देना, क्योंकि आपके 3 क्वेश्चंस रॉन्ग हो गए, 3 ऑप्शन, तो ये वाला टिक कर देंगे। लेकिन आप यहाँ पे समझ लीजिए, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखा है सर हमने, 7 × 7, तो इसके एलसीएम कौन सा हुआ है, 7 × 7। 1 का सभी में डिवाइड होता है तो 49 टाइम हो जाएगा। क्या इसमें 2 बन सकता है, नहीं। 3 4 5 6, नहीं 7 बन रहा है केवल। तो 7 बनाओगे तो 7 का 7 टाइम, देखो यहाँ पे रिपीटेशन हो गया, तो सर ये यहीं तक ही रखेगा। तो कौन कौन सा हो गया, 1 7 और 49। अब आपको क्या सर 7 ये 2 टाइम्स क्यों नहीं लिखा, देखो 7 का रिपीटेशन हो रहा है तो 2 बार नहीं लिखेंगे, एक ही बार लिखेंगे। तो टोटल कितने फैक्टर्स हो गए, 3 फैक्टर्स। और इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो फैक्टर्स फाइंड आउट करने के या गुणनखंड फाइंड आउट करने का ये सबसे बेस्ट फॉर्मूला है, ये सबसे अच्छा मेथड है और सबसे इजी मेथड है। कुछ नहीं करना, आपको एलसीएम पता करना है। एलसीएम का जो बॉक्स बनेगा उस बॉक्स में से केवल नंबर पता करने हैं कि क्या ये वाला नंबर जो हम बोल रहे हैं वो नंबर उसमें से बॉक्स में से बन रहा है या नहीं बन रहा। अब देखो आपको सब कुछ पता चल गया, 21 का, 42 का, 14, ये आपको ये नहीं लिखना पड़े, आपने केवल इतनी टेबल लिखी और इससे आपको इधर वाली सारी टेबल पता चल गई। इसलिए ये वाला मेथड जरूर सीखिएगा, कुछ और नंबर्स के फैक्टर्स फाइंड आउट करके इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा अच्छे से, क्योंकि कई बार क्या होता है कि सीधा क्वेश्चन पूछ लेता है कि आप इस नंबर के फैक्टर्स बताओ। तो ये सबसे इजी मेथड है, सबसे इजी मेथड है, इसको बार बार प्रैक्टिस करके इसको अच्छा सा अपने माइंड में बिठा लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या लिखा हुआ है, व्हाट इज द नियरेस्ट रिजल्ट, व्हाट इज द नियरेस्ट रिजल्ट व्हेन 3.09 इज मल्टीप्लाइड बाय 403.006। ओके, जब 3.09 को 403.006 से गुणा किया जाए तो निकटतम परिणाम क्या आएगा, निकटतम परिणाम क्या आएगा। कितना इजी है, पहले केवल मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद में नियरेस्ट वैल्यू देखनी है। चलिए सबसे पहले इन दोनों को हम यहां से करते हैं मल्टीप्लाई। देखिए किस किस को मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि प्रोडक्ट या मल्टीप्लाई होता है। तो सर 3.09 को आपको मल्टीप्लाई करना है 403.006, किससे करना है, 403.006, 403.006। चलिए इसको आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जब यहां से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 403.006 को 309 से पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए। ओके चलिए कीजिए मल्टीप्लाई। 9 6 कितना होता है, 54, 5 रहेगा यहाँ कैरी तो 5 आ जाएगा, 0 9 3 27, 2 और 9 4 36। ठीक है, इसी तरह आपको क्या करना है सर, इसी तरह आपको ये मल्टीप्लाई करने हैं। उसके बाद में 0 से होगा तो पहले क्या करना पड़ेगा सर, पहले यहाँ से हमें मल्टीप्लाई लिखना पड़ेगा। पहले क्या करते हैं सर, यहाँ पर मल्टीप्लाई लिखते हैं और मल्टीप्लाई लिखने के बाद में 0 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। इसके बाद में 2 मल्टीप्लाइज आएंगे 3 के, और 6 3 जा 12, 1 रहेगा कैरी, 6 3 जा 18, सॉरी 12 नहीं 6 3 जा 18 और 1 रहेगा कैरी। 0 यहाँ पर आ गया, ये ध्यान रखना, ये लाइन से ही बनाना। कई बार क्या होता है कि हम आगे पीछे लिख देते तो गलत हो जाएगा। फिर 3 3 जा 9, 0 और 3 4 जा कितना होगा, 12 हो गया। ठीक है, 4 5 8 8, इसके बाद में 2 9 और 6 कितना होगा, 15, 1 रहेगा कैरी, 3 और 1 4, 2 और 1। और अब ये हमारे पास में आंसर कौन सा आ गया, 1 2 4 5 2 8 8 5 4। आपको क्या सर पॉइंट क्यों नहीं लिया, पॉइंट अब काम में लेंगे। देखो इसके पास में कितने डिजिट है पॉइंट के बाद में, 2 डिजिट, इसके पास में कितने हैं, 3 डिजिट। तो टोटल कितने हो गए पॉइंट के बाद में, हमें पॉइंट के बाद में डेसिमल के बाद में कितने डिजिट चाहिए सर, 5 डिजिट चाहिए। कितने चाहिए, 5 डिजिट। तो इधर से काउंट कर लो, 1 2 3 4 5, और यहाँ हमने क्या लगा दिया, डेसिमल। हमारे पास में आंसर कितना आया,
आंसर आया सर 1245.28854 हो रहा है। ठीक है, अब एक काम करिए, इसको नियरेस्ट बनाना है, तो नियरेस्ट बनाना तो यहाँ से हम चेक करते हैं सर नियरेस्ट किसके नियरेस्ट, ये ज़्यादा रहेगा। अगर इसको 0 बनाएंगे ठीक है, कोई इश्यू नहीं रहेगा। ये सर 5 या अगर 5 या मोर देन 5 हो, 5 या 5 से बड़ा हो तो पास वाले को एक अंक बढ़ा देता है। ठीक है, जब ये यहाँ से हटेगा तो ये पास वाले को फिर से बढ़ा देगा। सर ये यहाँ से हटेगा तो पास वाले को एक अंक बढ़ा देगा। और जब ये 3, अगर ये 3 यहाँ से बढ़ेगा, ये अगर 3 यहाँ से हटेगा तो इस पर कोई इफेक्ट नहीं रहेगा, तो कितना आ जाएगा 1245.0000। तो अपना आंसर किसके नियरेस्ट ज्यादा रहा सर 1245 के लिए, और अपना ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या हो जाएगा सर, राइट आंसर रह जाएगा। क्योंकि देखो ये नियरेस्ट किसके ज्यादा 1245 किसके ज्यादा नियरेस्ट है, आप सीधा भी देख के पता लगा सकते हो। सर 1240 के नहीं हो सकता, 13 के पास तो जाएगा ही नहीं, क्योंकि आपके पास में तो 1245 पॉइंट है और 48 के पास आगे तो जाएगा नहीं। तो नियरेस्ट किसके हो गया सर, ये 1245 के ज्यादा नियरेस्ट रहेगा। बस आपको मल्टीप्लाई करना था, पॉइंट डेसिमल के बाद में पॉइंट काउंट करने थे, उनको वापस लिखना था और उसके बाद में इसको नियरेस्ट ले जाना था। एक इजी क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास में लिखा हुआ है वो कह रहा है हाउ मेनी टोटल नोट्स विल देयर बी फ्रॉम 304 टू 346। अब ऐसे क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चे गलती कर देंगे, क्या करेंगे अभी देखना। 304 से लेकर 346 तक कुल कितने नोट होंगे, हमें ये पूछा कुल कितने नोट होंगे। अब यहां पर देखना, अगर आप मैं कहूं कि 304 टू 346 तक टोटल कितने नंबर्स होते तो आप क्या कहोगे सर 346 में से 304 को माइनस कर लीजिए। कितना इजी क्वेश्चन है, और कितना आंसर हो गया 42। अब कुछ बच्चे 42 पे टिक कर देंगे, लेकिन 42 हमारा आंसर गलत है। क्यों? अगर मैं आपको देखो नंबर अलग बात होता है, अगर मैं आपको कहूं नोट कितने, तो क्या आपके पास 304 का नोट नहीं था ना 304 का। जब आप ये माइनस करते हो ना तो आप यहां से स्टार्ट करते हो, आप 305 से स्टार्ट करते हो और 305 से स्टार्ट करके आप 346 तक काउंट करते हो। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि 304 भी एक आपके पास में नोट हुआ। कैसे, मैं बताता हूं। देखिए अगर मैं आपको कहूं कि 1 टू 10 तक टोटल कितने नंबर्स होते हैं, 1 टू 10 तक आप क्या कहते हो 10 होते हैं। कितने होते हैं 10 होते हैं। तो आपने अब एक बात बताओ, आपने 10 काउंट किए, तो अगर मैं तो फिर आप यहाँ पे कम कैसे काउंट कर रहे हो। इसका मतलब कि 10 माइनस 1 करोगे तो कितना आएगा 9 आएगा ना। 10 माइनस 1 करोगे तो 9 आएगा, तो यहाँ पर तो 9 होने चाहिए थे टोटल नंबर। क्या आपने यहाँ पे 9 काउंट किया। ये एग्जाम्पल सीखो, इस एग्जाम्पल से उस पे इस एग्जाम्पल की अप्लाई यहाँ पर करेंगे। कैसे, अगर मैं आपको कहूँ 1 टू 10 1 से लेकर 10 तक टोटल कितनी संख्याएं हैं, तो आप कितनी कहोगे सर 10 है। तो क्या आपने 10 में से 1 माइनस किया, 10 में से 1 को माइनस किया, नहीं किया ना, तो फिर ये काम यहां नहीं कर सकते हम। अगर मैं आपको कहूं कि 304 टू 346 तक 304 से लेकर 346 तक टोटल कितने नोट है, तो आप क्या कहोगे, इसका मतलब सर इसको भी काउंट करेंगे। तो अगर आपने जैसे अगर मैं 1 टू 10 तक कहा तो आपने 10 कहा, अगर आप 10 में से माइनस करते हो 1 तो कितना आएगा 9। इसका मतलब आपने इसमें से इसको माइनस किया तो कितना है 42। अब 9 नहीं, यहाँ पे तो 10 है, तो 1 क्या कर देंगे वापस प्लस कर देंगे। जो फर्स्ट नंबर उसको काउंट कभी नहीं करते, ध्यान रखना। जब माइनस करते हो तो उसको काउंट नहीं करते, तो इसको वापस प्लस कर दो। तो सर एक हम वापस बढ़ा देंगे, तो टोटल कितने हो जाएंगे सर 43 हो जाएंगे। टोटल कितने हो जाएंगे 43। इस बात का ध्यान रखना, आप जब भी स्टार्ट से लास्ट तक को अगर लास्ट में से फर्स्ट को माइनस करते हो तो इसको आप छोड़ देते हो, ध्यान रखना। तो आपने इसको छोड़ दिया है। जैसे आपने 346 में से 304 को माइनस किया तो आपने किसको हटा दिया सर, आपने इसको काउंट नहीं किया, तो इसको फिर वापस प्लस कर देना। अब कुछ बच्चे 42 लिखेंगे और कुछ बच्चे 43 लिखेंगे, तो जो 43 होगा उसका राइट होगा। क्यों होगा, क्योंकि सर जब भी हम काउंट करते हैं अगर लास्ट नंबर में से फर्स्ट नंबर अंतिम संख्या में से पहले नंबर को माइनस कर देते हैं तो उस समय होता क्या है कि इस फर्स्ट नंबर को या पहले संख्या को हम गिनते नहीं है, काउंट नहीं करते हैं। तो हमें लास्ट में जो भी आंसर आएगा उसमें एक वापस से प्लस कर देना, 1 आपको वापस प्लस कर देना है, जिससे ये वाले नंबर भी काउंट हो जाए। और इस तरह हमारे टोटल कितने हो जाएंगे 43। ये वाला एग्जांपल ध्यान रखना। 1 टू 10 के समय अगर आप 10 में से 1 माइनस करते हो तो टोटल 9 ही काउंट करते हो, लेकिन एक्चुअल में 10 नंबर्स होते हैं टोटल, तो फिर A1 को वापस प्लस कर देंगे। तो ऐसा क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आए कई बार, यहाँ पर तो नोट्स काउंट किए, वहां पर अगर आपको संख्या गिनवा दे कि इससे लेकर इस तक कितनी संख्याएं होगी टोटल, इजी क्वेश्चन देते। देखो क्वेश्चन बहुत इजी है, कुछ नहीं करना था, छोटा सा माइनस करना था, सबको पता है। लेकिन जल्दबाजी में या जिनको पैटर्न अच्छे से याद नहीं होते, जिनके जो सही सोच नहीं पाते, वो इसके अंदर 42 करेंगे और क्वेश्चन गलत हो जाएगा। एग्जामिनर आपसे यही चाहता है, वो ये नहीं चाहता कि आप क्वेश्चन रट के आए और आपने वहां पर बना दिए बस हो गया। वो आपसे ये चाहता है कि आप किसी क्वेश्चन के बारे में कितना समझते हो, आप किसी छोटी छोटी बातों को आपने कितना बेसिक आपने कितना अच्छा तैयार किया है, वही आपका यहाँ पर काम करता है।
कोई बात नहीं, आपने अगर अच्छे से, कई बार हो सकता है किसी क्वेश्चन को नहीं पढ़ा होगा, लेकिन हम आपकी इस मॉक टेस्ट के माध्यम से पूरी तैयारी करवा देंगे। तो आपने अब समझ लिया होगा कि सर जब भी अगर लास्ट में से फर्स्ट को माइनस कर देंगे तो फर्स्ट नंबर छोड़ देते हैं, आपको अंतिम में आंसर में आपको 1 वापस प्लस कर देना, जिससे टोटल काउंट हो जाएगा, यहां से लेकर यहां तक टोटल काउंट हो जाएगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। धीरे धीरे हम सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन को अच्छे से आपको समझाएंगे, क्योंकि केवल ये नहीं कि आपको क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं, क्वेश्चन के साथ में कुछ जो एक्स्ट्रा बात होती है छोटी छोटी, वो भी आपको यहाँ से समझाने का प्रयास करेंगे, ताकि आप हर तरीके से, अगर आपकी थोड़ी बहुत भी कहीं ना कहीं अगर तैयारी में कोई कमजोरी रही है तो वो भी यहाँ से आपकी पूरी हो जाए और आप हर तरीके से तैयार होकर एग्जाम में जाओ और आपका इस बार निश्चित सिलेक्शन हो। चलिए अगले क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, देखो, 2 ब्रांड्स ऑफ चॉकलेट्स आर अवेलेबल इन पैक्स ऑफ 10 एंड पैक्स ऑफ 12। इसका मीन्स कि 2 ब्रांड्स ऑफ चॉकलेट्स है, एक किसके पैक में, पैक्स ऑफ 10 एंड पैक्स ऑफ 12। इफ आई हैव टू बाई एन इक्वल नंबर ऑफ चॉकलेट्स, I have to buy equal number of chocolates of both the brands, what is the minimum number of packs of each brand that I should buy? ओके, चॉकलेट के 2 ब्रांड 10 व 12 की पैकिंग में उपलब्ध है, यानी कि एक ब्रांड 10 की पैकिंग में उपलब्ध है, एक ब्रांड 12 की पैकिंग में उपलब्ध है। यदि मुझे दोनों ब्रांडों को एक समान संख्या में चॉकलेट लेनी है, यानी कि मुझे ये वाली भी चॉकलेट समान संख्या में चाहिए और ये वाली भी चॉकलेट समान संख्या में चाहिए, तो प्रत्येक ब्रांड के कम से कम कितने पैक खरीदने चाहिए, तो प्रत्येक ब्रांड के कितने पैक खरीदने चाहिए। चलिए इसको क्वेश्चन को ऐसे समझिए, मान लो कि आपके पास में 2 चॉकलेट्स है, आपके पास में 2 चॉकलेट्स के बॉक्सेज है, एक बॉक्स यहां पर लिख देता हूं, ठीक है, ये मान लेते हैं कि ये हमारी डेयरी मिल्क का ब्रांड है, किसका है ये सर, डेयरी मिल्क का है, ओके। और इसके अलावा यहां पर एक चॉकलेट और उसका मान लेते हैं ये 5 स्टार चॉकलेट्स है, कौन सी है, 5 स्टार चॉकलेट्स है, ओके। अब लिखा हुआ क्या है कि इसके अंदर लिखा हुआ है कि एक तो है पैक ऑफ 10, उसके अंदर तो टोटल कितनी चॉकलेट्स है, 10 चॉकलेट्स है, 10 की पैकिंग है, यानी उसमें 10 चॉकलेट्स है, और एक में 12 चॉकलेट्स है, 12 चॉकलेट्स है, ठीक है, मान, ओके, ये हम यहां से समझ लेते हैं। अब यहां से देखिएगा, मान लेते हैं कि जो डेयरी मिल्क है, डेयरी मिल्क का जो पैकेट है वो आपकी 10 चॉकलेट्स का है, ठीक है, और जो 5 स्टार का है वो हमारे पास में 12 चॉकलेट्स का है, ओके, ये 10 चॉकलेट्स का, ये 12 चॉकलेट्स का। अब यहां पर क्या करेंगे, हमें क्या लेना है, मिनिमम नंबर ऑफ चॉकलेट्स, मिनिमम नंबर ऑफ पैकेट्स, मिनिमम नंबर ऑफ पैक्स, कम से कम आपको पैकेट खरीदने, ज्यादा नहीं खरीदने, कम से कम होने चाहिए और चॉकलेट इक्वल होनी चाहिए। इसका मीन्स कि इसकी चॉकलेट भी हमें उतनी चॉकलेट चाहिए, है ना। यहाँ पर अगर मान लो कि मैं टोटल पैक खरीदा हूँ, कितने पैक खरीदूं मैं कि उसमें चॉकलेट्स की संख्या इक्वल, जितनी इधर आए उतनी ही कहाँ आनी चाहिए सर, यहाँ पर आनी चाहिए। मान लो कि आपने जैसे इसका एक पैक खरीदते हो डेयरी मिल्क का, तो 10 चॉकलेट्स है, 1 पैक खरीदे तो कितना है आपके पास में, 10 चॉकलेट्स आई। अगर इसका भी ओनली 1 पैकेट खरीदते हो तो इसका कितने आएगी, 12 चॉकलेट्स आएगी। तो क्या चॉकलेट्स इक्वल है, नहीं इक्वल है। इस तरह से आपको यहाँ पर इक्वल करना है। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको फिर से ऑप्शन का यूज करना है। देखिए पहला ऑप्शन लेते हैं, ऑप्शन क्या कह रहा है, 2 पैक्स ऑफ 10, यानी कि 10 के कितने पैकेट चाहिए हमें, 2 चाहिए, 2 पैक्स ऑफ 10, 10 के 2 पैक चाहिए, और 12 के 2 पैक्स ऑफ 12, 12 के 2 पैकेट चाहिए। चलिए इनको कर लीजिए, देख लीजिए। अगर मैं कहूं कि 10 के मुझे 2 पैक्स चाहिए और 12 के भी मुझे कितने चाहिए, 2 पैक्स चाहिए, ये तो लिखा हुआ है 10 पैक्स ऑफ 10, सॉरी 2 पैक्स ऑफ 10 एंड 2 पैक्स ऑफ 12, 10 के 2 पैक और 12 के 2 पैक। आप मल्टीप्लाई करके देखो कितना आएगा, 20, कितना आएगा 24। क्या चॉकलेट्स की संख्या समान है, क्या नंबर ऑफ चॉकलेट्स इक्वल है, नहीं इक्वल है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या नहीं होगा हमारा, इसका राइट आंसर नहीं होगा। चलिए ऑप्शन नंबर सेकंड, 6 पैक्स ऑफ 10, 10 के 6 पैक कितने चाहिए सर हमें, 10 के 6 पैक चाहिए। ओके, इसको मैं अलग कलर से लिख देता हूं, थोड़ा हमें भी सही ध्यान रहे, 10 के 6 पैक चाहिए। ओके, इसके अलावा सर 5 पैक्स ऑफ 12, 12 के 5 पैक चाहिए। ओके, 5 पैक्स ऑफ 12 यानी 12 के 5 पैक चाहिए। ओके, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 60, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 60। हाँ सर, चॉकलेट्स के नंबर इक्वल है। ओके, पहले टिक नहीं करना, हो सकता है कि कोई इससे भी अलग ऑप्शन आ जाए, ठीक है। इसके बाद में ऑप्शन नंबर 3 को देखते हैं, 12 पैक्स ऑफ 10, 10 के तो 12 पैक चाहिए, 10 के तो कितने चाहिए हमें, 12 पैक चाहिए, 12 पैक्स ऑफ 10, 12 पैक्स ऑफ 10। ओके, 10 के तो 12 पैक चाहिए, ठीक है। जो 10 चॉकलेट्स हैं उसके तो हमें 12 पैक चाहिए, और इसके अलावा क्या लिखा हुआ है 10 पैक्स ऑफ 12, और जो 12 है उसके हमें 10 चाहिए, जो 12 चॉकलेट्स है उसके हमें 10 चाहिए। तो यहाँ भी पता चलता है कि ये भी 120, ये भी 120। क्या सर, ऐसा कैसे सर, एक ही, ये तो 2 ऑप्शन आ गए, अब कौन सा टिक करेंगे अभी बताते हैं। देखो फिर इसके बाद में चाहिए पैक्स ऑफ 22 ईच, यानी कि दोनों के 22-22 पैकेट चाहिए। आप एक बात बताओ, दोनों के अगर मैं 22-22 खरीदूंगा सही आएगा,
अगर दोनों के 22 खरीदूंगा, इसके भी 22 ले लेते हैं और इसके भी 22 ले लेते हैं, तो आप कहोगे कि सर नहीं ये तो इजीली सही नहीं होगा, क्यों? क्योंकि 12 2 24, 12 2 24, 6 सर ये तो इक्वल नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन तो क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। अब सर ऑप्शन नंबर 2 ले सही या ऑप्शन नंबर 3 ले, ये कौन सा होगा? देखो क्या लिखा हुआ है, कम से कम आपको चॉकलेट चाहिए। आपको क्या चाहिए? कम से कम कितने पैक खरीदने हैं, मिनिमम नंबर ऑफ पैक्स लेने हैं। आपको क्या लेना है? मिनिमम नंबर ऑफ पैक्स आपको काउंट करने, मैक्सिमम नहीं। तो आप क्या कहोगे सर 6 और 5 और यहाँ पर 12 और 10। अब बताओ मिनिमम कौन सा है, कम से कम कौन सा है? तो आप कहोगे सर ये वाले कम से कम है, क्योंकि अगर आप एक के 6 पैक खरीद रहे हो, वहीं एक के 12 खरीद रहे हो, एक के आप 5 पैक्स और एक के 10 पैक्स, तो सर मिनिमम नंबर ऑफ पैक्स कौन से? 6 एंड 5। और इसलिए आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा सर? इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो मिनिमम नंबर ऑफ पैक्स चाहिए और साथ में चॉकलेट्स की नंबर्स भी इक्वल चाहिए। तो हमें क्या पता चला कि सर ऑप्शन नंबर 2 ऐसा है। ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 3 दोनों ही ऑप्शन क्या बता रहे हैं? हमें इक्वल नंबर ऑफ चॉकलेट्स दे रहे हैं, हमें बराबर संख्या में चॉकलेट दे रहे हैं। लेकिन सर ऑप्शन नंबर 2 जो लिखा हुआ है वो हमें मिनिमम नंबर ऑफ पैक्स है, वो हमारे पास में क्या है? कम से कम पैकेट की संख्या है। तो किसका यूज करेंगे सर? ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 7 पे डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या लिखा हुआ है? इफ ए पर्सन बोरोड रुपीज 1000, इफ ए पर्सन बोरोड रुपीज 1000 एंड रिटर्न 1200 आफ्टर 2 years, ओके, टाइम आपको पता है, रिटर्न किया हुआ अमाउंट आपको पता है, देन व्हाट परसेंट ऑफ एनुअल इंटरेस्ट, एनुअल इंटरेस्ट व्हाट परसेंट, परसेंट में क्या आता है? रेट ऑफ इंटरेस्ट आती है, डिड ही पे, ओके। एक व्यक्ति 1000 रुपए उधार लेकर 2 वर्ष के बाद में 1200 रुपए वापस किए, तो उसने कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज दिया? चलिए कोई इश्यू नहीं है, छोटा सा क्वेश्चन है। सबसे पहले उसने 1000 रुपए उधार लिए, ठीक है, और 1000 रुपए 1000 रुपीज उसने बोरो किए और 2 ईयर्स के लिए अपने पास में रखा। कितने ईयर के लिए सर उसने अपने पास में रखा? 2 ईयर्स के लिए, 2 साल के लिए उसने अपने पास में रखा और 1200 रुपए उसके बाद में उसने वापस पे कर दिए, 1200 रुपए चुका दिए। तो एक बात बताओ, सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि सर जो भी राशि उधार लेते हैं या बोरो करते हैं उसे क्या कहते हैं? प्रिंसिपल अमाउंट, या उसे कहते हैं सर मूलधन कहते हैं, ठीक है। जो राशि वापस चुकाते हैं, जो राशि वापस चुकाते हैं उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है अमाउंट, या फिर हिंदी में जिसे मिश्र धन कहते हैं। और इसके अंदर जो बढ़ोतरी होती है, ये जो इतनी रुपए की बढ़ोतरी हुई है, इसे क्या कहते हैं सर? इसे ही हम क्या कहते हैं? इंटरेस्ट या ब्याज कहते हैं। तो कितने रुपए एक्स्ट्रा दिए सर इसने? 200 रुपीज। और यही हमारे पास में क्या रहेगा? यही हमारे पास में इंटरेस्ट या हमारे पास में क्या रहेगा? ब्याज रहेगा। अब आपको यहाँ पे क्या फाइंड आउट करनी है सर? हमें यहाँ पर रेट फाइंड आउट करनी है। और आपको सबको पता है रेट का फॉर्मूला क्या होता है? इंटरेस्ट मल्टीप्लाई 100 अपॉन टाइम अपॉन प्रिंसिपल अमाउंट मल्टीप्लाई टाइम। अगर मैं आपके से पूछूं कि दर का सूत्र क्या होता है, तो दर का सूत्र आप कहोगे सर ब्याज गुणा 100, ब्याज गुणा 100 बट्टे मूलधन गुणा समय, ब्याज गुणा 100 बट्टे मूलधन गुणा समय। ये हमारे पास में क्या होता है सर? दर का या रेट का फॉर्मूला होता है। चलिए इसकी वैल्यू पुटअप करते हैं। इंटरेस्ट कितना है हमारे पास में? 200 मल्टीप्लाई 100, प्रिंसिपल अमाउंट कितना है सर? 1000 है, 1000 है, और टाइम हमारे पास में कितना है? 2 ईयर्स है, 2 साल है, ओके। अब जो भी आपके पास में हट रहा है पहले उसे हटा देते हैं। 10 से 10 हटा दिया, इस 10 से 10 हटा दिया, इस 10 से 10 हटा दिया। इसके बाद में इस 2 का अगर इस 20 में आप डिवाइड करोगे तो कितना आएगा सर हमारे पास में? अगर 2 का आप 20 में डिवाइड करोगे तो आंसर कितना आएगा? 10 आएगा। और यही हमारे पास में क्या हो जाएगा सर? यही हमारे पास में इसका आंसर हो जाएगा। और इसका आंसर कितना आ जाएगा? 10%। और ये किस में आ जाएगा? ये आपका ईयर्स में है, वार्षिक में है, तो ये किस में आ जाएगी? पर एनम, या सर जिसे कहते हैं वार्षिक कहते हैं। तो 10% वार्षिक हमारे पास में क्या रहेगी सर? रेट ऑफ इंटरेस्ट। एक छोटा सा क्वेश्चन था, आपको प्रिंसिपल अमाउंट मूलधन दिया हुआ था, अमाउंट मिश्र धन दिया हुआ था, दोनों से माइनस करके इंटरेस्ट या ब्याज पता कर लिया। उसके बाद में टाइम आपको पता था, रेट पूछा था आपको, तो रेट का फॉर्मूला यूज करके या दर का सूत्र यूज करके हमने क्या कर लिया सर? आंसर निकाल लिया। और ऑप्शन नंबर 2 हमारे पास में क्या रहेगा सर? इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन होते हैं, बस आपको थोड़ा सा समझने की बात होती है और आप इजी कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, देयर इज ए डायगोनल पाथ, देयर इज ए डायगोनल पाथ ऑफ 30 मीटर्स इन ए स्क्वायर फीट, ओके, इन ए स्क्वायर फीट, फाइंड द एरिया ऑफ दैट फील्ड इन स्क्वायर मीटर्स। एक वर्गाकार मैदान है, ओके, उसमें 30 मीटर का विकर्णवत मार्ग है, उस मैदान का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में ज्ञात करो। बहुत इजी क्वेश्चन है, छोटा सा। सबसे पहले आपको क्या कहा सर? एक स्क्वायर फील्ड है। कैसा फील्ड है? आपको मैं कहूं कि एक स्क्वायर है, एक वर्ग है, तो वर्ग का आप सबको पता है, लास्ट एक क्वेश्चन हमारे पास में पीछे भी आया था। और इस क्वेश्चन में क्या वर्ग क्या होता है सर? जिसकी चारों भुजाएं इक्वल होती है, 4 साइड्स आर इक्वल, वो हमारे पास में क्या कहलाता है? वो हमें कहलाता है सर स्क्वायर, या फिर सर जिसे वर्ग कहते हैं, ओके। अब क्या कहा सर? वर्ग का आपको क्या दिया हुआ है? डायगोनल पाथ, विकर्ण
मार्ग दिया हुआ 30 मीटर। ओके, अब इसका मैं अगर डायगोनल पाथ बनाने की कोशिश करूं तो डायगोनल पाथ कौन सा होगा सर, ये वाला हमारे पास में कौन सा होगा, डायगोनल पाथ होगा। ये हमारे पास में क्या होगा, विकर्ण होगा। चलिए सर, आपको पता होगा कि सर विकर्ण का स्क्वायर के जो विकर्ण होता है, अगर मैं इसका जो डायगोनल कहूं, इसके जो डायगोनल की बात करूं या विकर्ण की बात करूं, तो विकर्ण का एक सूत्र होता है, फॉर्मूला होता है, वो या तो आपको पता होगा, नहीं पता तो याद कर लेना। उसका फॉर्मूला होता है सर √2 मल्टीप्लाई साइड, √2 गुणा भुजा, √2 गुणा भुजा। ये हमारे पास में क्या होता है सर, विकर्ण का सूत्र होता है। अब आपको यहां से डायगोनल पहले से दिया हुआ है, आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है सर, डायगोनल या विकर्ण पहले से दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 30 मीटर। तो सर हमारे पास में डायगोनल कितना दिया हुआ है 30 मीटर, और 30 मीटर जो दिया हुआ वो किसकी वैल्यू हो गई, मीन्स की सर √2 मल्टीप्लाई साइड हो गई, √2 गुणा भुजा हो गई। चलिए सर, अब यहाँ से अगर मैं साइड फाइंड आउट करूंगा तो ये जो √2 है ये कहाँ चला जाएगा सर, मल्टीप्लाई तो उधर जाके किस में चला जाएगा, डिवाइड में। तो 30/√2 और इक्वल में क्या आ जाएगा सर, साइड। तो ये हमारे पास में क्या आ गई सर, साइड या भुजा, साइड या फिर सर जिसे हिंदी में कहते हैं भुजा हमारे पास में फाइंड आउट होगी। हमें क्या पता करना है, हमें करना है सर इसका क्षेत्रफल वर्ग मीटर में, इसका एरिया फाइंड आउट करना है। और स्क्वायर के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर या क्षेत्रफल। अगर मैं स्क्वायर के एरिया का बात करूं या क्षेत्रफल का सूत्र बात करूं तो क्या होता है, वो हमें पता है कि सर वो होता है साइड स्क्वायर, क्योंकि लास्ट टेस्ट में भी एक क्वेश्चन आया था ना अपने पास में, तो भुजा स्क्वायर होता है। ये क्या होता है सर, भुजा स्क्वायर होता है। चलिए सर, हमारे पास में साइड कितनी है, 30/√2 है। साइड कितनी अपने पास में 30/√2, और इसका क्या हो जाएगा सर, स्क्वायर हो जाएगा। अब यहां से एक और छोटा सा पॉइंट आप समझ लीजिए, समझने की दृष्टि से बता देता हूं। जब भी आपके पास में मान लो कोई अंडररूट में आपके पास में कोई वैल्यू लिखी हुई है, अंडररूट में कोई नंबर है या वर्गमूल में लिखा हो, और उसका आपको क्या करना है, स्क्वायर करना है, उसका आपको स्क्वायर करना है। तो ये बात याद रखना आज के बाद में हमेशा, इससे ये वाला कट जाता है, इससे क्या कट जाता है, स्क्वायर से आपका अंडररूट कट जाएगा, वर्ग होगा उससे वर्गमूल हट जाएगा, और इसका आंसर कितना आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा सर 2। इसका आंसर कितना आ जाएगा, इसका आंसर 2 आ जाएगा। इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। अब यहां से क्या करते हैं, अगर आप 30 का स्क्वायर कर रहे हो, अगर आप 30 का स्क्वायर कर रहे हो तो 30 × 30 लिखोगे उसको, तो और ये वाला आप स्क्वायर से इसका हट गया, और ये कितना हो गया सर 2। क्योंकि देखो जब भी आपके पास में अगर इस तरह कोई नंबर लिखा हुआ है जैसे 30/√2 और इसका अगर आपको स्क्वायर लिखा हुआ है, इसका मीन्स ये होता है कि 30 का भी स्क्वायर होगा और नीचे जो √2 लिखा हुआ इसका भी स्क्वायर होगा। तो 30 का तो 30 × 30 कर दिया, और √2 का हमने √2 कर दिया। अब देखो यहाँ से कुछ हट रहा है, इसको हटा देते हैं। आप कहोगे सर इसमें इजीली इसका 15 टाइम डिवाइड कर दीजिए, कर दिया, और 30 × 15, इसका आंसर कितना आ जाएगा, 15 3 जा 45, तो और 400 मीटर स्क्वायर या 450 वर्ग मीटर क्या रहेगा सर, हमारा आंसर रहेगा। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था, छोटा सा आपको समझना था। क्या बात समझनी थी सर, एक तो विकर्ण का वर्ग क्या होता है, विकर्ण का सूत्र क्या होता है, √2 मल्टीप्लाई साइड, √2 गुणा भुजा, जिससे हमने साइड फाइंड आउट कर ली। और इस साइड की वैल्यू कहाँ रख दी सर, हमने एरिया के फॉर्मूले में, जो क्या होता है साइड स्क्वायर या भुजा स्क्वायर होता है। और जब भी 30/√2 करेंगे तो 30 का भी स्क्वायर होगा और √2 का भी स्क्वायर होगा, और दोनों का जब हमने स्क्वायर कर लिया तो हमारे पास में आंसर कितना आ गया, 30 × 30। और √2 वाली पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये दोनों पॉइंट आप ध्यान रखना। हो सकता है कि आपके लिए नए पॉइंट हो, लेकिन ये दोनों आप ध्यान रखना आज के बाद में कि सर अगर √2 लिखा हुआ है तो अंडररूट से कट जाएगा, स्क्वायर से अंडररूट कट जाएगा, और उसके बाद में अगर a/b अगर 30/2 इस तरह से लिखा हुआ है तो आपका न्यूमरेटर या अंश का भी स्क्वायर होगा और डिनोमिनेटर हर का भी आपके पास में स्क्वायर होगा, और इसका यूज करते हुए हमने आंसर निकाला 450 मीटर स्क्वायर। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास में क्या लिखा हुआ ये समझना। ये लिखा हुआ व्हाट विल बी द वैल्यू ऑन सिंप्लीफाइंग, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑन सिंप्लीफाइंग, अगर इसको सिंप्लीफाई करते तो क्या वैल्यू आएगी, को सरल करने पर क्या मान आएगा। तो छोटा सा क्वेश्चन है, इसको बना लेते हैं। देखिए आप सबको पता है कि सर इसके अंदर यूज किसका करेंगे, वी बोर्डमास के रूल का यूज करेंगे। किसका करेंगे, वी बोर्डमास के रूल का यूज होता है। ऐसे क्वेश्चन में ध्यान रखना, अगर आप वी बोर्डमास के रूल से यूज नहीं करोगे तो ये क्वेश्चन आपका फिर गलत होने के बहुत ज्यादा चांसेस रहेंगे, लेकिन वी बोर्डमास का यूज कर लोगे तो आपके पास में कोई गलत होने का चांसेस नहीं रहेगा। चलिए सबसे पहले वी बोर्डमास में किसको सोल्व करें, सर विनिकुलम या जिसे रेखा बंधनी कहते हैं। तो विनिकुलम के अंदर क्या लिखा हुआ है, 5 और 7 लिखा हुआ है। तो 5 और 7 कितना हो गया, 12 और 12 के बाहर क्या आ रहा, माइनस का 4। एक बात बताओ, अगर 4 में से 12 माइनस करोगे तो कितना आंसर आएगा आपके पास में, आएगा -8। कितना आएगा, -8। उसके बाद में -10
और इधर क्या लिखा हुआ है, मंझला कोष्टक लिखा हुआ है या कर्ली ब्रैकेट लिखा हुआ है, ठीक है। माइनस अगर बाहर के माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बना देगा, प्लस बना देगा। तो ये हमारे पास में कितना रहेगा 10 + 8 और कितना आ जाएगा सर हमारे पास में आंसर, हमारे पास में आ जाएगा सर 18 और ये कितना आ गया सर हमारे पास में 18 जो कर्ली ब्रैकेट के अंदर का, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक का टोटल फाइंड आउट कर लिया हमने, ऐसे लाइन बना देना, ठीक है। फिर बाहर क्या लिखा हुआ है 14 माइनस ये ब्रैकेट लिखा हुआ है। चलिए सर इसको भी सोल्व करते हैं। अगर आप इसको सोल्व करना स्टार्ट करोगे तो बाहर अंदर प्लस बाहर माइनस, तो पॉजिटिव नेगेटिव, तो पॉजिटिव नेगेटिव क्या हो जाती है सर हमारे पास में नेगेटिव। क्यों, क्योंकि अगर कोई नंबर नेगेटिव है एक नंबर पॉजिटिव है, मल्टीप्लाई करोगे तो हमेशा माइनस आएगा, और प्लस मल्टीप्लाई माइनस तो भी क्या रहेगा माइनस, ये दोनों तो माइनस रहता है अगर ऑपोजिट साइन होते हैं। लेकिन अगर सेम साइन को मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस आ जाएगा, इधर अगर प्लस और प्लस को मल्टीप्लाई करोगे तो भी प्लस आएगा, ध्यान रखना। अगर समान चिन्हों को गुणा करेंगे तो प्लस की संख्या रहेगी, अगर विपरीत चिन्हों या ऑपोजिट साइन को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस रहेगा। इसके बाद में अगर इसको सोल्व किया तो कितना आया, -4 आया, और ये किस में आ गया सर बॉक्स ब्रैकेट या बड़े कोष्टक में, और बाहर क्या है -14। एक बात बताओ, अंदर माइनस बाहर माइनस, तो माइनस और माइनस मल्टीप्लाई के क्या बना देंगे, प्लस बना देंगे। और 14 और 4 अगर हमारे पास में प्लस होंगे तो कितना आंसर आ जाएगा सर हमारे पास में आ जाएगा 18, और इस तरह इसका आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास में, इसका आंसर रहेगा सर 18 हमारे पास में क्या रहेगा, इसका आंसर रहेगा। इसलिए ध्यान रखना कि ऐसे क्वेश्चन होते हैं उसको वी बोर्ड मास का रूल यूज करते हुए हमें सोल्व करना है। थोड़ा सा आपको ये वाले पॉइंट भी ध्यान रखने हैं कि सर अगर माइनस और माइनस मल्टीप्लाई हो या प्लस माइनस मल्टीप्लाई हो तो क्या होते हैं, किसका साइन बनेगा। तो सर ऑपोजिट साइन अगर मल्टीप्लाई हो तो आपके पास में माइनस बनेंगे, लेकिन सेम साइन अगर मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस बनेंगे। ओके चलिए, छोटा सा क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था, छोटे छोटे आपको प्लस माइनस थे, बस कुछ बच्चे यहाँ गलती कर जाते हैं, ध्यान रखना, माइनस प्लस से माइनस बना देते हैं, थोड़ा सा ये ध्यान रखना है। बाकी क्वेश्चन इजी देते हैं आपको, लेकिन थोड़ा सा उसमें क्या करते हैं ट्रिकली क्वेश्चन देते हैं, तो जो बच्चे उसको समझ पाते हैं वो उसको बना लेते हैं, बाकी का आंसर क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। और ऐसे क्वेश्चन गलत होने के बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर ज्यादातर मिस्टेक यहाँ पर हो जाती है, या तो 10 - 8 करके 2 बना देते हैं, है ना। थोड़ा सा ये ध्यान रखना मल्टीप्लाई और प्लस वाला। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, देखो, इफ ए बाईसाइकिल बॉट फॉर ₹400 ओके एंड सोल्ड फॉर ₹200 देन व्हाट इज द लॉस परसेंट। एक साइकिल जो है वो 400 रुपए में खरीदी गई है और 200 रुपए में उसको बेच दी गई है, तो कितने प्रतिशत की हानि हुई है। कितना इजी क्वेश्चन है सर, हमने उसको 400 रुपीज में बाई किया और उसको कितने रुपए में सेल कर दिया सर 200 रुपीज में। तो ये हमारे पास में क्या रही सर, इसे कहते हैं सर हम सीपी, इसे क्या कहते हैं सीपी या क्रय मूल्य, इसे सीपी या क्रय मूल्य कहते हैं, और इसे कहते हैं सर एसपी या विक्रय मूल्य, इसे क्या कहते हैं एसपी या विक्रय मूल्य कहते हैं। तो सर कितने रुपीज आपने 400 में ली, देखो आपने 400 रुपीज में उसको बाई किया, 200 में सेल कर दिया, 400 रुपए में खरीद कर 200 रुपए में बेच दिया, ठीक है सर। इसका मतलब कि हमने 200 रुपए कम में बेचा, और यही हमारा क्या होता है सर, इसे ही क्या कहते हैं, इसे ही कहते हैं सर लॉस, या जिसे हिंदी में कहते हैं हानि। तो हमें ये तो पता चल गया कि सर लॉस या हानि कितना है, लेकिन आपको पूछा लॉस परसेंट। मैंने लास्ट टाइम भी आपके जब मॉक टेस्ट नंबर फर्स्ट पढ़ाया था उस समय भी कहा था ना कि लॉस और जो प्रॉफिट होते हैं, लाभ और हानि होते हैं, वो किस पे डिपेंड करते हैं सर, सीपी पे या क्रय मूल्य पे डिपेंड करते हैं। तो अगर लॉस परसेंट पूछेंगे तो लॉस अपॉन सीपी मल्टीप्लाई 100 होगा। इसी तरह मैं अगर हानि प्रतिशत लिखूं तो हानि प्रतिशत, तो हानि किस पे डिपेंड करती है, हानि किस पे निर्भर होती है सर, हानि हमारी निर्भर होती है क्रय मूल्य पे, और हानि बटे क्रय मूल्य गुणा 100, ये हमारा क्या रहेगा हानि प्रतिशत का सूत्र रहेगा। आप बताओ हानि आपको कितनी हुई 200 रुपीज की, सीपी या क्रय मूल्य कितना है 400 रुपीज 400, और मल्टीप्लाई 100 परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए, प्रतिशत में बदलने के लिए। चलिए फिर यहाँ से अगर इसको आप कट रहे हो तो 2 टाइम्स होगा, और ये 2 किससे कटेगा इससे, तो आपके पास में कितना हो जाएगा सर 50% या 50% की आपको क्या हो गई हानि होगी। छोटा सा क्वेश्चन था, 400 रुपए में खरीदा 200 रुपए में बेच दिया, तो 200 रुपए की हानि होगी, 200 रुपीज का लॉस हो गया। और लॉस परसेंट या हानि प्रतिशत, लॉस अपॉन सीपी मल्टीप्लाई 100, हानि बटे क्रय मूल्य गुणा 100, और इसका फिर आंसर कितना आ जाएगा सर हमारे पास में 50% या 50% क्या रहेगा सर, इसका ऑप्शन नंबर सेकंड आपका क्या रहेगा आंसर रहेगा। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 11 पे डिस्कस करते हैं, लेकिन क्वेश्चन नंबर 11 पे बढ़ने से पहले आपको अगर किसी भी तरह की नवोदय विद्यालय से संबंधित कोई भी आपको नोट्स कुछ भी चाहिए, आपको फ्री क्विजेस, तो आप हमारे www.navodayaschool.in पर विजिट कर सकते हैं। यहाँ से आप मॉक टेस्ट की पीडीएफ जो भी पढ़ रहे हैं इसकी पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आप अन्य क्विजेस भी दे सकते हैं, और आपको कुछ भी तरह की जानकारी चाहिए तो आप यहाँ से ले सकते हैं। और आपको अगर और भी चाहिए तो आप हमारे
गूगल में सर्च कीजिएगा telegram.me/नवोदय स्कूल, telegram.me/नवोदय स्कूल, और इसको भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा, नवोदय स्कूल को इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ भी आपको हर तरह की अपडेट यहाँ पर मिलती रहेगी डेली का डेली। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11, और क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है देखो, व्हाट इज द लीस्ट नंबर, व्हाट इज द लीस्ट नंबर टू बी सब्ट्रैक्टेड, व्हाट इज द लीस्ट नंबर टू बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 65067 सो दैट इट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 13। 65,067 में से छोटी कौन सी संख्या घटाई जाए कि यह 13 से पूर्णतया विभाजित हो जाए, किससे विभाजित हो जाए, पूर्णतया विभाजित हो जाए 13 से। देखो ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले आपको जो भी नंबर लिखा हुआ है उसमें सबसे पहले आपको 13 का डिवाइड करना है, जो आपका लिखा हुआ है, जैसे 13 से विभाजित करना है, 13 से भाग देना, डिविजिबल बाय 13 है तो इसमें 13 का डिवाइड कर दीजिए। 65067 आपका ऑप्शन है, 65067। चलिए इसमें सबसे पहले 13 का डिवाइड कर दें, 13 वन जे कितना रहेगा, सॉरी 13 5 जा 65, 13 5 जे कितना रहेगा 65 रहेगा, 13 5 जा 65 माइनस करेंगे 0, यहाँ पर 0 बना देंगे 6। आपको पता चला सर 6 ऊपर से लेकर आए लेकिन फिर भी इससे छोटा रह गया तो एक और 0 आ जाएगा, फिर 67 आ जाएगा, और 13 5 जे कितना होता है 65, और नीचे कितना रहा 2, क्या 2 में डिवाइड होगा, नहीं। अब आपको क्या करना है, देखो यहाँ से आपको एक पॉइंट देखना है, कौन सा पॉइंट लिखा हुआ है, पॉइंट लिखा हुआ सब्ट्रैक्टेड, आपको घटाना है, कौन सी संख्या घटाई जाए, कौन सी संख्या घटाई जाए। एक बात ध्यान रखना है, ऐसे 2 पॉइंट आपको सिखा रहा हूं। कई बार क्या होता है जब भी आप डिवाइड करते हो तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे, जब भी आप डिवाइड करोगे तो इस तरह से आपका डिवाइड होता है, सभी डिवाइड किस तरह से होते हैं, इस तरह से होते हैं। अगर मैं इसमें कुछ आपको डिनोट करूं तो क्या कर सकता हूं, ABCD, ओके, ये भी कर दिया, मान लो ABCD, यहाँ पर कुछ नंबर रहेगा। अब यहाँ से सर आपने ये क्यों लिखा, अभी दिखाते हैं कि ये क्यों लिखा, देखना यहाँ से सीखना। अगर आपको मान लो एडिशन करना हो, नंबर में डिवाइड करने के लिए एडिशन करना हो या जोड़ना, अभी तो सब्ट्रैक्ट पूछा, कई बार आपको जोड़ पूछ लेगा, जोड़ करते समय क्या करना है, इस बात का ध्यान रखना, सबसे पहले इसमें से इसको माइनस करना है, यानी कि सबसे पहले A में से D को माइनस करना है, और जो भी आंसर है उसे फिर B में ले जाकर प्लस कर देना है, उसे क्या कर देना है, B में प्लस कर देना है। लेकिन अगर आपको माइनस करवाए, आपको क्या करवाए, सब्ट्रैक्ट करवाए, अगर आपको घटाव करवाए, अगर आपको घटाए या फिर घटवाए तो क्या करना है, सीधा सीधा B में से D को माइनस कर देना, सीधा क्या कर देना है, B में से D को माइनस कर देना। दोनों पॉइंट ध्यान रखना, बहुत काम आएंगे। एक क्वेश्चन आता है नंबर सिस्टम का इसी टाइप का, उसमें ये बहुत काम आएगा। जब भी आपको एडिशन करना हो तो इस तरह का आपको फॉर्मेट रखना है, सब्ट्रैक्शन करना हो तो इस तरह का आपको फॉर्मेट रखना है। अभी हमें क्या पूछा, सब्ट्रैक्शन। चलिए सर यहाँ पर सब्ट्रैक्शन पूछा तो मैंने क्या बताया कि इसमें से सीधा सीधा क्या हो जाएगा सर, ये माइनस हो जाएगा। इसका मीन्स कि सर 65067 माइनस करेंगे 2 तो आंसर कितना आ जाएगा 65065। तो नंबर तो कौन सा है जिसमें 13 का कंप्लीटली डिविजिबल होगा, जो 13 से पूर्णतः विभाजित होगी, वो 65065 है। लेकिन वो नंबर कौन सा जिसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो कौन सा है, 2। वो नंबर कौन सा है, 2, और इसलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा सर, आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो छोटा सा क्वेश्चन था, सब्ट्रैक्शन और एडिशन मैंने दोनों साथ बता दिए कि अगर आपको यहीं पर अगर एडिशन पूछ लेता तो आप किस तरह से सोल्व करते, तो आपके पास में फॉर्मेट क्या होता, और सब्ट्रैक्शन पूछा तो आपके पास में फॉर्मेट क्या रहेगा। दोनों फॉर्मेट आपको याद रखने हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 कहता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 12% ऑफ 20% ऑफ ₹5,000। 5,000 रुपए के 20% के 12% का मान क्या है, 5,000 रुपए के 20% के 12% का मान क्या है, कितना इजी है। देखो का या ऑफ का मतलब क्या होता है, आप सबको पता है, मल्टीप्लाई होता है। अगर मैं लिखूं कि ऑफ या का, और ऑफ या का मीन्स क्या होता है सर, हमेशा ऑफ या का मिन्स क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। चलिए सर फिर इसका यहाँ पर यूज करते हैं। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, 5,000, 5,000 रुपए के 20% के 12%, 12%, 20% और 5,000। ओके सर ये लिख लेते हैं 5,000, और ऑफ या का मीन्स मल्टीप्लाई 20%, और एक हमारे पास में क्या है 12%, 20% और एक क्या सर 12% है। मल्टीप्लाई में आगे पीछे लिख सकते हो, 12% मल्टीप्लाई 20% मल्टीप्लाई 5,000, या 5,000 मल्टीप्लाई 20% मल्टीप्लाई 12%। ओके, आप सबको पता जैसे आप परसेंटेज हटाओगे तो परसेंटेज हटाने पर क्या आ जाता है सर, डिवाइड में 100 आ जाता है। परसेंटेज हटाने पर क्या आ जाता है, डिवाइड में 100 आ जाएगा। ठीक है, परसेंटेज हटाया और डिवाइड में कितना आ गया, 100 आ गया। अब देखो कुछ आपके पास में आपको दिखाई दे रहा होगा, कुछ जीरो एक दूसरे से हट रहे हैं। ठीक है, 1 2 3, ठीक है, 1 2 और 3 यहाँ से हटा दिया, और 1 हमने यहाँ से हटा दिया। अब पीछे हमारे पास में कितनी डिजिट्स रही, आपको कि सर यहाँ पर 5 रहा, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 12। नीचे डिवाइड में तो ओनली 1 है, तो 1 का डिवाइड करना कोई बड़ी बात नहीं होता, 1 का डिवाइड करेंगे तो नंबर वही रहेगा। चलिए 5 2 कितना हो गया 10, और 10 को अगर आप 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा 120।
और 5,000 का 20% का 12%, 12% ऑफ 20% ऑफ ₹5,000, आंसर कितना आएगा 120 रुपीज। कितना आ गया सर 120 रुपीज। इजी क्वेश्चन था, क्योंकि ऑफ या का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। मल्टीप्लाई किया, परसेंटेज हटाए, डिवाइड में 100 आ गया, 0 से 0 हट गया, 0 से 0 हटाने के बाद में आपने इजीली सोल्व करके इसका आंसर निकाल दिया 120 रुपीज। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, इन वोट टाइम गौरव कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ 1500 मीटर इफ ही ड्राइव्स एट ए स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। बताओ कितना इजी क्वेश्चन है। इन वो टाइम, हमें क्या फाइंड आउट करना है सर, हमें टाइम फाइंड आउट करना है, और डिस्टेंस कितनी है सर 1500 मीटर है, और हमारे पास में स्पीड क्या 30 किलोमीटर पर आवर है। यदि गौरव 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से गाड़ी चलाता है तो गौरव 1500 मीटर की दूरी, गौरव 1500 मीटर की दूरी कितने समय में तय कर लेगा। बताओ कितना इजी क्वेश्चन है। आपको क्या फाइंड आउट करना है सर, हमें जो फाइंड आउट करना है वो करना है टाइम, और टाइम का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास में, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अगर मैं आपसे समय का सूत्र पूछूं, अगर मैं आपको कहूं कि समय का सूत्र क्या होता है, तो समय का सूत्र होता है सर दूरी बट्टे चाल। समय का सूत्र क्या होता है, दूरी बट्टे चाल। ये पहला पॉइंट हो गया। अब आप एक बात बताइए, आपके पास में डिस्टेंस कितनी है, आपके पास में डिस्टेंस या फिर सर हमारे पास में दूरी कितनी दी हुई है। तो देखिए यहां से सर 1500 मीटर 1500 मीटर दिया हुआ है, ठीक है, तो 1500 मीटर हमारे पास में डिस्टेंस हो गई, लिखा हुआ ना 1500 मीटर या 1500 मीटर। स्पीड क्या है 30 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए सर आपके पास में अगर मैं स्पीड की बात करूं या चाल की बात करूं, तो चाल कितनी है सर हमारे पास में 30 किलोमीटर प्रति घंटा। हमारे पास में कितनी है 30 किलोमीटर पर आवर या 30 किलोमीटर प्रति घंटा हमारे पास में इसकी स्पीड या चाल है। अब आपने क्या देखा, आप देख रहे हो सर यहाँ पर ये जो दोनों यूनिट सेम नहीं है, एक मीटर में है एक किलोमीटर में है, तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, यूनिट को सेम करना पड़ेगा। लेकिन सर किसमें चेंज करें, किसमें चेंज करें, ये वैल्यू आपको यहाँ से बताएगा। ऑप्शन किसमें चाहिए हमें, मिनट में चाहिए। किसमें चाहिए, मिनट में चाहिए। तो एक काम करो, फिर किलोमीटर पर इस आवर को मिनट में चेंज कर देते। और आपको सबको पता है कि सर जो किलोमीटर पर आवर होता है, जो किलोमीटर पर आवर होता है, ये हमारे 2 टाइम्स में चेंज होता है। या तो वो मीटर पर सेकंड में चेंज होगा, या हमें किस में चेंज होगा सर, वो मीटर पर मिनट में चेंज होगा। और आपको पता है कि सर मिनट चाहिए, तो जब आंसर मिनट में चाहिए तो इसमें हमें कन्वर्ट करना नहीं है, हम इसको मीटर पर मिनट में कन्वर्ट कर देते हैं। और आपको पता होगा कि किलोमीटर पर आवर, अगर मैं आपको किलोमीटर पर आवर को मीटर पर मिनट में बदलना चाहूँ तो क्या करेंगे सर, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर मिनट में बदल रहे हो, किस में बदल रहे हो, मीटर पर मिनट में। तो आप बता रहे हो कि सर ये हमारे पास में क्या है, ग्रेटर, और ये हमारे पास में क्या सर, स्मॉलर। और ग्रेटर स्मॉलर में जाता है तो क्या होता है, मल्टीप्लाई। अगर बड़े को छोटे की तरफ लेके जाओगे तो गुणा करोगे, तो किलोमीटर मीटर से होगा तो 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ओके। और आवर मिनट में जाएगा तो किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 60। क्योंकि मल्टीप्लाई, अगर अब आपको कि सर मल्टीप्लाई नीचे क्यों किया डिवाइड में, क्योंकि आवर नीचे था, डिवाइड में था, तो हमें मल्टीप्लाई भी डिवाइड में ही करना पड़ेगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा सर, 30 हो जाएगा। चलिए अब इसको सब एक दूसरे से जो कट रहे हैं उन्हें काट देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। 30 से 60 कितने टाइम किया सर, 2 टाइम्स। और 2 से ये अगर यहाँ से हटाएंगे तो कितना आ जाएगा सर, 2 से हटाओगे तो 500 आ जाएगा। और 500 मीटर पर मिनट, कितना आंसर आ गया 500 मीटर पर मीटर। हमारे 500 मीटर पर मिनट हमारे पास में क्या आ गया सर, हमारे पास में आंसर कितना आ गया 500 मीटर पर मीटर, 500 मीटर पर मिनट हमारे पास में क्या आ जाएगा सर, आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद में देखिए किसका यूज करना है सर, हमें टाइम का फॉर्मूला यूज करना है। हमें किसका सूत्र चाहिए, हमें सर समय के सूत्र में इसकी वैल्यू पुटअप करते हैं। चलिए सर इसके टाइम के फॉर्मूले में समय के सूत्र में वैल्यू पुटअप करते हैं। टाइम इज इक्वल टू क्या था, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, दूरी बट्टे क्या था हमारे पास में, चाल, ओके सर। अब हमारे पास में डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस 1500 मीटर 1500 मीटर, ओके। और स्पीड कितनी है 500 मीटर पर मिनट, 500 मीटर पर मिनट। कुछ इसमें से हट रहे हैं, आपको क्या सर 00 से 00 हटा दिया, और 5 से 15 हटा दिया 3 टाइम्स, और मीटर से मीटर हटा दिया, और मिनट ऊपर चला गया, और आंसर कितना आ गया सर 3 मिनट हमारे पास में क्या आ गया सर, आंसर आ गया। तो छोटा सा क्वेश्चन था, 1500 मीटर दिया हुआ था, जो स्पीड थी वो हमारी किलोमीटर पर आवर या किलोमीटर प्रति घंटा दी हुई थी, जिसे हमें कन्वर्ट करना था। और कन्वर्ट किस में किया सर, मीटर पर मिनट में। मीटर पर मिनट में क्वेश्चन में कन्वर्ट करके उसके बाद में जो आंसर था वो कितना निकला सर, हमारे पास में 3 मिनट या 3 मिनट का हमारे पास में आंसर निकल कर आ गया। चलिए सर इसके बाद में बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहे हैं,
If the LCM and HCF of two numbers are 3 and 180 respectively and one of them is 12 and one of them is 12 then the other number will be। यदि दो संख्याओं का मसा एवं लसा क्रमशः 3 और 180 है तो उनमें से एक संख्या अगर 12 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। लास्ट मॉक टेस्ट में वो नंबर 1 में भी हमने देखा था, एक फर्स्ट और सेकंड नंबर का क्वेश्चन आया था। तो हमें इस तरह का एक फॉर्मूला हमें याद रहना चाहिए, कौन सा, सिर्फ फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर इज इक्वल टू एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ, लेस है गुणा मस है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लेस है गुणा मस है, क्योंकि एलसीएम को क्या कहा जाता है, एलसीएम को लेस है कहा जाता है और एचसीएफ को मस है कहा जाता है। तो पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या और लेस है गुणा मस है। चलिए जो आपके पास में वैल्यू से लगते हैं, सर एलसीएम कितना है 3, एचसीएफ कितना है 180, एलसीएम कितना है, सॉरी एलसीएम कितना है, एलसीएम एंड एचसीएफ मसा और लेस 3 एंड 180। ओके, एक काम कीजिए, इसमें थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक ये रहा कि आपका जो एलसीएम है वो तो 180 180 है और एचसीएफ कितना है सर 3 है, क्योंकि नीचे हिंदी में सही लिखा हुआ था मसा और लेस 3 और इसको आगे पीछे कर लीजिए। तो एचसीएफ आपका 3 है और एलसीएम कितना है 180 है और पहली संख्या वन ऑफ देम कितनी है 12। तो पहली संख्या हमारे पास में कितनी है 12 या 12 और इसको सेकंड संख्या हमें फाइंड आउट करनी है। अब देखिए ये फाइंड आउट करना, तो ये वाला नंबर उधर भेज दें, इधर मल्टीप्लाई में तो उधर किस में चला जाएगा सर, डिवाइड में चला जाएगा और 3 अपॉन कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। अब आप क्या कर रहे हो सर, यहाँ पर अगर आप डिवाइड करते हो तो आपको पता चलता है कि 3 से 12 कितने टाइम्स 4 टाइम हो जाएगा और उसके बाद में 180 में क्या करना है हमें 4 का डिवाइड करना है। और अगर आप 4 का डिवाइड कर रहे हो 180 में तो 4 4 जा 16, 4 4 जा कितना रहेगा सर हमारे पास में 4 4 जा 16 रहेगा और 16 में 2 0 और 4 5 जा कितना आ जाएगा हमारे पास में 20 आ जाएगा और इस तरह इसका आंसर कितना आ गया सर 45। और वो दूसरी संख्या कौन सी है सर, वो हमारे पास में है 45। दूसरी संख्या कौन सी रहेगी सर 45 रहेगी। कितना इजी क्वेश्चन है, केवल ये फॉर्मूला याद रखना, फर्स्ट मल्टीप्लाई सेकंड इज इक्वल टू एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लेस है गुणा मस है। जिसकी वैल्यू चाहे उसकी वैल्यू पुटअप कर दीजिए, वैल्यू पुटअप करने के बाद में जो आपके पास में नहीं है उसको फाइंड आउट कर लीजिए। मॉक नंबर फर्स्ट में हमने क्या देखा था, यहाँ पर हमें गुणनफल पूछा था और इसको क्या कहते हैं सर, इसको प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, दो संख्याओं का गुणनफल इसे कहते हैं। तो केवल इसको मल्टीप्लाई करना है, आपका गुणनफल आ जाएगा। लेकिन यहाँ इस क्वेश्चन में आपको फर्स्ट नंबर भी आपको दी हुई है, पहली संख्या भी आपको गिवन है, तब आपको पूछा कि सेकंड नंबर आप फाइंड आउट करके बताइए। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 15 पे डिस्कस करते हैं। द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज 729 सेंटीमीटर क्यूब, व्हाट इज वन साइड ऑफ इट। एक घन का आयतन 729 सेमी क्यूब है, उसकी एक भुजा क्या है। कितना इजी क्वेश्चन है, आपको घन का आयतन दे रखा है तो सबसे पहले आपको सबको याद करना है, क्या याद करना है सर, क्यूब। और क्यूब क्या होता है, आप सबको पता है कि सर जो भी स्क्वायर होता है, स्क्वायर के ऊपर अगर एक स्क्वायर और रख दिया जाता है तो उसे क्या कहते हैं सर, हम हमेशा क्यूब कहते हैं। और ये हमारे पास में क्या हो गया क्यूब। और क्यूब का अगर मैं वॉल्यूम पूछूं, क्यूब का अगर वॉल्यूम पूछूंगा तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है सर साइड का क्यूब, साइड क्यूब। अगर मैं जो क्यूब जिसे हिंदी में कहते हैं सर घन, और घन के अगर आयतन का आप सूत्र लिखना चाहो, अगर घन के आयतन का सूत्र लिखोगे तो आपके पास में क्या निकल कर आएगा, घन के आयतन का सूत्र आता है सर भुजा क्यूब। क्या आता है सर, भुजा क्यूब। अब आपको वॉल्यूम आपको गिवन है, आपको वॉल्यूम पहले से गिवन है 729 आपको पता है वॉल्यूम, और आपको क्या पूछा सर साइड या भुजा पूछिए क्यूब। अब देखो अगर आप इधर से इस क्यूब को हटाओगे, अगर आप इस क्यूब को हटाओगे तो इधर जाके इसका क्या बन जाएगा सर, घनमूल। क्या बन जाएगा, घनमूल बन जाएगा, क्यूब रूट बन जाएगा। ठीक है 729 और ये साइड या यहाँ पर क्या रहेगी भुजा। अब आपको 1 से लेकर 10 तक के आपको क्यूब आपको पता होने चाहिए, 1 से लेकर 10 तक के आपको क्यूब पता होने चाहिए। नहीं पता तो लिख लीजिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, इतने क्यूब आपको पता होने चाहिए। देखिए 1 का कितना होता है 1, 2 का 8, 3 का 27, 4 का 64 या 64, 4 का कितना होता है सर हमारे पास में 64 या 64, 5 का 125 125, 6 का 216 216, 7 का 343, 8 का 512 और 9 का 729 और 10 का होता है 1000। ओके, अब देखिए 729 किसका आ रहा है, 9 का आ रहा है ना। और जब क्यूब रूट हम पता करेंगे तो ये किसके आ जाएगा सर, 9 का आ जाएगा। और आपकी जो साइड या फिर आपकी जो भुजा है वो हमारे पास में कितनी रहेगी सर, 9 सेंटीमीटर रहेगी, क्योंकि सेंटीमीटर क्यूब था तो ये कितना हो जाएगा सर, सेंटीमीटर हो जाएगा। और इस तरह आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 3, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको छोटा सा एक तो फॉर्मूला याद करना था, वॉल्यूम का क्या होता है, साइड क्यूब होता है, भुजा क्यूब होता है। और भुजा क्यूब जब हो जाएगा तो उसके बाद में 729 किसका क्यूब रूट होता है, किसका घनमूल होता है, तो वो होता है सर हमारे पास में 9 का। और इसलिए साइड या भुजा का आंसर कितना हो जाएगा सर हमारे पास में
9 सेंटीमीटर हो जाएगा। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 16 पे डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या लिखा हुआ देखो, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ 75%, 75% का मान क्या होगा, कितना है जी है। पहले लिखा 75%, परसेंटेज जैसे हटेगा तो परसेंटेज हटेगा तो 75/100 रहेगा, और जब 75/100 रहेगा तो यहाँ से अगर इन दोनों में आप 25 का डिवाइड हो ही रहा है तो 25 3 से 75 और 25 4 से कितना हो जाएगा 120, और ये आंसर कितना आ जाएगा सर इसका 3/4 इसका आंसर रहेगा। इसका आंसर कितना रहेगा सर, इसका आंसर रहेगा हमारे पास में 3/4। आप इसमें अगर आप 25 से डिवाइड नहीं कर रहे हो तो आप इसमें 3 से भी डिवाइड कर सकते हो, ध्यान रखना। अगर आप 25 से नहीं करके पहले 5 से डिवाइड कर लीजिए, 5 से डिवाइड करके फिर से 5 से डिवाइड करोगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा। मान लो कई बार आपको नहीं पता चले 25 का सीधा, अगर आपको 25 से इजीली पता चल रहा है कि यहाँ से 25 की टेबल में पता चल रहा है तो 25 का डिवाइड करो और ऑप्शन नंबर कितना आ जाएगा 1, 3/4। बहुत इजी क्वेश्चन था। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या लिखा हुआ देखो, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है ₹1000 वॉज बोरोड एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ ₹1 पर मंथ, ₹1 पर मंथ फॉर एवरी ₹100। इसका मीन्स कि इंटरेस्ट कितना है 100 रुपीज पे 1 रुपीज एवरी मंथ। हाउ मच मोर अमाउंट, और इंटरेस्ट जो मोर अमाउंट होता है, इंटरेस्ट तो होता है किसी भी चीज पे अगर आप एक्स्ट्रा रुपीज आप किसी से कितने रुपए उधार लेकर आए, बोरो किए, और उसके बाद में जो वापस चुकाने जो एक्स्ट्रा रुपीज देते हो वो हमारा क्या होता है, अब इंटरेस्ट होता है। विल बी गिवन आफ्टर 1 ईयर, 1 साल के बाद में। प्रत्येक 100 रुपए पर 1 रुपए, हर 100 रुपए पे आपको कितना रुपए 1 रुपए, वो भी कैसा, मासिक की ब्याज की दर से। हर महीने आप 100 रुपए पे 1 रुपए ब्याज दोगे, उससे 1000 रुपए आपने उधार लिए, 1 वर्ष के बाद कितनी अधिक राशि आपको ब्याज दिया जाएगा। तो पहले क्या करते हैं, पहले हम देखते हैं कि सर यहाँ पर थोड़ा सा इसका डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम क्या होता है, सर हमने 1000 रुपए लिए, 1000 रुपीज हमने किसी से उधार लिए, ठीक है, और कितने समय के लिए रखे सर हमने 1 ईयर, 1 साल के लिए रखे। अब ये बताना है कि वापस चुकाते समय कितने अधिक रुपए चुकाएंगे, जो हमारे पास में क्या होगा सर, हमारे पास में इंटरेस्ट या ब्याज होगा। तो हमें इंटरेस्ट या ब्याज बताना है। लेकिन सर हमें ये पता चल गया कि प्रिंसिपल अमाउंट या मूलधन हमें पता है, टाइम हमें पता है। अब हमें रेट बता दीजिए इंटरेस्ट के लिए रेट। तो सर रेट या दर आपको दी हुई है, कहाँ दी हुई है सर, ये तो पता ही नहीं। देखो क्या लिखा हुआ था कि एवरी 100 रुपीज 1 रुपीज पर मंथ ओ फॉर एवरी ₹100, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है। ब्याज की दर क्या है कि हर 100 रुपए पे ब्याज की दर क्या लिखी हुई है कि अगर आप 100 रुपए लेते हो सर ब्याज, तो आपको 1 रुपए आपको क्या देना पड़ेगा, ब्याज के रूप में देना पड़ेगा। और ये कैसा है सर, ये हमारा है मासिक। ये कैसा है, मासिक। एक बात बताओ, अगर आपको परसेंटेज फाइंड आउट करना तो क्या लिखते हैं, नीचे अपन में क्या लिखते हैं टोटल, उसमें से कितना 1 और मल्टीप्लाई क्या करते हैं 100। ऐसे तो परसेंटेज में बदलते हैं किसी को भी, टोटल कहाँ लिखते हैं 1 लिखते हैं, और ऊपर कौन आएगा 1। हमने मॉक टेस्ट नंबर फर्स्ट में क्वेश्चन आया था ना अपने पास में, उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना था, तो टोटल कहाँ लिखा जाएगा, नीचे डिनोमिनेटर में, और 1 ऊपर आ जाएगा। और जब इससे इसको हटा देंगे तो कितना आ जाएगा सर 1%। इसका मीन्स कि 1 रुपये कितना हो गया सर, 1% हो गया। 100 रुपए पे 1 रुपए अगर आप ब्याज ले रहे हो तो 1% आप क्या ले रहे हो सर, ब्याज ले रहे हो। 1% आपका इंटरेस्ट ले रहा है। लेकिन कैसा है सर, मासिक है, तो पूरे ईयर का। इसको फिर किस में बदल दो सर, पूरे वर्ष में बदल दो। अगर आपको हर महीने 1% आपको ब्याज देना पड़ता है, एवरी मंथ आप 1% अगर इंटरेस्ट के रूप में पे कर रहे हो, तो पूरे ईयर में, तो पूरे ईयर की या फिर पूरे वर्ष की अगर मैं बात करूं तो पूरे वर्ष में कितने महीने होते हैं सर, 12 मंथ्स होते हैं। पूरे महीने में 12 महीने होते हैं। तो सर 1% आप हर महीने पे कर रहे हो, तो पूरे 12 महीने में कितना परसेंट पे करोगे सर, 12%। कितना पे करोगे, 12%। यानी कि आप एवरी मंथ 1% आप पे कर रहे हो, तो पूरे 12 मंथ्स आप कितने परसेंट इंटरेस्ट पे करोगे, 12%। तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट आप कितनी आ गई सर, 12% आ गई, इसलिए हमने रेट ऑफ परसेंट निकाली थी। अब यहाँ पर आपको इंटरेस्ट का फॉर्मूला आप सबको पता होगा। इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, PRT/100, प्रिंसिपल अमाउंट मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम अपॉन 100। अगर यहाँ से मैं ब्याज का अगर सूत्र लिखूं, अगर मैं ब्याज का सूत्र लिखूं तो क्या निकलेगा सर हमारे पास में, मूलधन गुणा दर गुणा समय, मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टे 100। ये हमारे पास में क्या रहेगा सर, रेट का, सॉरी ब्याज का फॉर्मूला रहेगा। चलिए सर, मूलधन कितना था, 1000 रुपीज था, 1000 रुपये आपने उधार लिए थे, ठीक है। और दर हमारे पास में क्या आ गई, पूरे ईयर की 12% आ गई। समय कितना ले रहे हो, 1 ईयर, 1 साल का ले रहे हो। देखो अगर आप समय 1 साल ले रहे हो तो ब्याज भी आपको रेट ऑफ परसेंट पे क्या लेनी, ईयरली लेनी है, क्योंकि ये भी ईयरली है तो ये भी ईयरली लेना है। और अपन में क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। अब आपके पास में कुछ हट रहे हैं, इन दोनों को हटा दिया। इसके बाद में परसेंटेज तो यहाँ से लिखना ही नहीं ना, परसेंटेज तो लिखना नहीं, 12 लिखना है, परसेंटेज हमने यहाँ से हटा दिया। अब क्या बच गया सर, यहाँ पर तो 10 और यहाँ पर 12, तो ये कितना आ गया 10 × 12,
और आपका आंसर कितना आ जाएगा ₹120 या 120 रुपए हमें क्या करने पड़ेंगे सर, इंटरेस्ट के रूप में पे करने पड़ेंगे 120 रुपए। और तो टोटल वापस पे कितना करेंगे, 1000 लिए थे, 120 रुपए 100 रुपीज वापस प्लस कर देंगे तो 1120 हमें रुपीज वापस पे करेंगे। लेकिन वो इंटरेस्ट कितना है, वो ब्याज कितना है सर, वो 120 रुपए, कितना है 120 रुपए। अब ध्यान रखना इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज क्या कर दिया, आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट परसेंटेज में ना देकर आपको ये कह दिया कि हर 100 रुपीज के ऊपर आप 1 रुपीज पे करते हो, हर 100 रुपए पे आप 1 रुपए ब्याज का पे करते हो और वो भी मासिक पे करते हो, तो 1% आ गया। और पूरे ईयर के लिए निकालना हो तो कितना आ जाएगा, 12% आ जाएगा। चलिए फिर छोटा सा फिर तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला यूज किया, ब्याज का सूत्र निकाल के ब्याज निकाल लिया और यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है ए पर्सन बोट एन ओल्ड बाईसाइकिल for ₹450 and spent ₹50 on its repairs। ओके, ये दोनों देखो रिपेयरिंग, जब तक आप रिपेयरिंग करते हो या फिर कोई टैक्स होता है, कोई भी ऐसा अगर कुछ भी करते हो तो वो सारा किस में कन्वर्ट होता है सर, सीपी में या कॉस्ट प्राइस में आता है। इफ ही सोल्ड द ओल्ड बाईसाइकिल ₹600 व्हाट इज हिज प्रॉफिट परसेंट। एक व्यक्ति पुराना साइकिल 450 रुपए में खरीदता है और उसकी मरम्मत पर 50 रुपए व्यय करता है, तो मरम्मत पे जो करेगा वो भी अपनी जेब से देगा, तो जब तक अपनी जेब से देगा तो सारा किस में चला जाएगा, कॉस्ट प्राइस या क्रय मूल्य में चला जाएगा। यदि उसे पुरानी साइकिल 600 रुपए में बेचा तो उसका लाभ प्रतिशत बताओ कितना। इजी क्वेश्चन है सर। सबसे पहले वो साइकिल कितने रुपए में लेकर आया, 400 रुपीज में। कितने में लेकर आया, 450 रुपीज, 450 रुपए में। उसके बाद में इसके ऊपर उसने 50 रुपीज क्या कर दिए सर, उसकी रिपेयरिंग पे कर दिए। तो सर ये सारा मिलाकर क्या बन गया हमारे पास में, सीपी या क्रय मूल्य। देखो इस तरह से अगर आप डायग्राम अपने माइंड में बना लोगे ना, इस तरह से पैटर्न्स, तो आपको बहुत इजी हो जाएंगे सारे क्वेश्चंस। उसके बाद में क्या होता है कि सर उसके बाद में ये वापस इसको सेल कर देता है, और सेल कितने में करता है सर, ₹600 रुपीज में क्या कर देता है सर, इसको सेल कर देता है या 600 रुपए में इसको बेच देता है। ठीक है, ये इसकी क्या हो गई, ये यहाँ पर होगी सर इसके पास में एसपी या विक्रय मूल्य हो गया। ये हमारे पास में एसपी या क्या हो गया, विक्रय मूल्य हो गया। अब इसने कितने रुपीज का प्रॉफिट अर्न किया वो बताना है सर। 450 और टोटल कितना हो गया सर, ये यहाँ पर हो गया 500 रुपीज, तो 500 रुपीज उसका कॉस्ट प्राइस हो गया और 100 रुपीज उसका क्या हो गया सर, प्रॉफिट हो गया। 100 रुपीज उसका क्या हो गया, प्रॉफिट। और यही हमारे पास में क्या है सर, ये हमारे पास में हो गया प्रॉफिट, या फिर सर जिसे क्या कहते हैं, लाभ कहते हैं। लेकिन आपको तो प्रॉफिट परसेंट चाहिए, आपको तो लाभ प्रतिशत चाहिए सर। प्रॉफिट परसेंट जो होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन सीपी, क्योंकि सब कुछ प्रॉफिट और लॉस किस पे डिपेंड करता है, सीपी पे डिपेंड करता है। तो सर अगर मैं लाभ प्रतिशत लिखना चाहूं तो उसे क्या लिखूंगा, लाभ बट्टे क्रय मूल्य, लाभ बट्टे क्रय मूल्य गुणा 100 लिखूंगा। लाभ बट्टे क्रय मूल्य, क्योंकि सब कुछ क्रय मूल्य पे डिपेंड करता है, सीपीओ प्रॉफिट और लॉस दोनों। इसके बाद में सर प्रॉफिट कितना हुआ हमारे पास में, 100 रुपीज का। सीपी कितना था, क्रय मूल्य कितना था, 500 रुपीज। परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर सर देखो कुछ कट रहा है आपस में, 5 से डिवाइड किया और 5 यहाँ पर कटेगा तो सर कितना हो जाएगा, 20%। और इस तरह हमारा 20% या 20% क्या आ जाएगा सर, प्रॉफिट आएगा। बहुत इजी क्वेश्चन था। पहले उसने 450 में खरीदा, 50 रुपीज रिपेयरिंग, तो टोटल हो गया 500 रुपीज। 600 में सेल किया तो 100 रुपीज उसका क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। 100 रुपीज जब उसने प्रॉफिट अर्न किया तो प्रॉफिट परसेंट तो प्रॉफिट अपॉन से भी लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100, प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करना पड़ेगा। और प्रॉफिट किस पे डिपेंड करता है, सीपी पे डिपेंड करता है। तो 100 अपॉन 500 मल्टीप्लाई 100 और अपना आंसर कितना आ जाएगा सर, 20% क्या रहेगा सर, इसका हमें आंसर ही रहेगा। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या रहेगा, इसका आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 18 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, ओनली 2 क्वेश्चन और रहे हैं हमें मॉक टेस्ट नंबर सेकंड के, इनको भी अच्छे से देख लेते हैं। Anshika completed 2/5 of his assessment on Monday and 1/4 of it on Tuesday. Okay, how much of his assessment did Anshika complete in 2 days? कितना इजी क्वेश्चन है, दोनों डेज का टोटल पूछ रहा है, दोनों का टोटल कर देंगे। अंशिका ने अपने मूल्यांकन का 2/5 भाग तो कहाँ किया, सोमवार को कंप्लीट किया, और 1/4 भाग मंगलवार को पूरा किया। 2 दिनों में अंशिका ने उसका कितना आकलन पूरा किया। कितना इजी क्वेश्चन है, दोनों दिनों का आपको ऐड करके बताना है। देखिए यहां से बताते हैं, सबसे पहले ये लिख लेते कि मंडे और ट्यूसडे दोनों का प्लस कर लेंगे, यही हमारा टोटल हो जाएगा। तो मंडे या सोमवार को कितना किया सर इसने, 2/5 और 1/4। ये तो यहाँ पर तो क्या 2/5, यहाँ पर क्या 1/4, दोनों का प्लस कर लेते हैं। 5 और 4 का अगर आप एलसीएम करोगे, 5 और 4 का अगर आप एलसीएम कर रहे हो तो कितना आएगा सर, 2 का डिवाइड करेंगे तो 5, 2 यहाँ से 2 का करेंगे तो 5 और 1, और यहाँ से 5 का करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 और 1। तो 2 × 5, इन तीनों का आपस में मल्टीप्लाई कर लो। मल्टीप्लाई करोगे तो 2 और 5 4 जाए कितना हो जाएगा 20। ये हमारे पास में आ गया 20। एलसीएम कितना आया 20। पहले इस 5 का इसमें डिवाइड करेंगे तो 5 4 जा 20, 4 टाइम होगा, और 4 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 जा 8, प्लस इस 4 का इसमें डिवाइड किया 5 टाइम,
और 5 को यहाँ मल्टीप्लाई किया तो 5 बन गया 5, और 8 और 5 कितना हो गया सर हमारे पास में 13/20। तो उसने टोटल कितना वर्क कंप्लीट किया सर 13/20। सर उसने क्या कर लिया, टोटल वर्क कंप्लीट कर लिया, क्योंकि अभी कंप्लीट पूछा है, ये नहीं पूछा ना कितना और बचा है। अगर आपको और कितना और बचा है ये अगर पूछते कि हाउ मच मोर असेसमेंट, तो आपको टोटल 1 होता है और 1 में से फिर 13/20 माइनस करना पड़ता। इसके नीचे भी 1 रहेगा, 20 आप एलसीएम करोगे, 1 का डिवाइड करेंगे 20, तो 20 माइनस इसमें 1 टाइम रहेगा और 1 का 13 से, तो 13 ये आ जाएगा सर 7/20। तो ये हमारा अभी और बचा हुआ उसका। ये तो तब पूछता जब आपको ये कहता, क्यों देखो 20 का डिवाइड किया 1 टाइम रहा, यहाँ पर 1 का डिवाइड किया 20 टाइम, तो 20। ये तो क्या है सर, अभी उसको 7/20 और वर्क बचा हुआ है। लेकिन क्या पूछा है, हाउ मच ऑफ दिस असेसमेंट डी अंशिका कंप्लीट इन 2 डेज, 2 दिनों में कितना पूरा किया। तो कितना पूरा किया सर उसने, 13/20 असेसमेंट उसने कंप्लीट कर लिया, ये रहा। लेकिन अभी उसको कितना और बचा हुआ है, तो उसका आंसर क्या होगा 7/20। कई बार क्वेश्चन में ऐसा पूछ लेता है, हाउ मच मोर असेसमेंट कितना और बचा हुआ उसके पास में, ये अगर पूछ लेता है तो हमें क्या करना है 7/20 होता है। और अगर हाउ मच असेसमेंट कितना हमने उसने कंप्लीट कर लिया है, वो उसका हो जाएगा 13/20, और अभी कितना और बचा हुआ तो उसका हो जाएगा 7/20। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, लास्ट लाइन की क्वेश्चन में पूछा क्या है। कई बार क्या करते हैं 13/20 होता है, लेकिन क्वेश्चन में पूछा होता है कि कितना और बचा हुआ है, तो उस समय भी आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना सीखना है ना, और फिर उसको उस तरह से आपको सोल्व आउट करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 और मॉक टेस्ट नंबर 2 का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20। और आपके कितने क्वेश्चन सही हुए ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपका स्कोर क्या रहा था मॉक टेस्ट के अंदर। और अगर आपने अभी तक ये मॉक टेस्ट नहीं सबमिट किया है तो आप जाइए ई परीक्षा ऐप को डाउनलोड कीजिए, मॉक टेस्ट सेक्शन ओपन कीजिए और वहां पर अपना मॉक टेस्ट जरूर सबमिट कीजिएगा। और मॉक टेस्ट नंबर 1 भी अगर आपने नहीं सबमिट किया तो वो भी कीजिएगा, उसका भी सोल्यूशन देखिएगा। और बाकी किसी भी तरह की आपको जानकारी चाहिए तो telegram.me/navodaya पे हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिएगा। चलिए, अर्णव वॉकिंग एट 10 km/h crosses a square field diagonally in 12 minutes. Okay, the distance covered is. अर्णव 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलते हुए एक वर्गाकार मैदान को विकर्णतः 12 मिनट में पार करता है। तय की गई दूरी बताइए। कितना इजी क्वेश्चन है, आपको दूरी बतानी है, डिस्टेंस यानी डिस्टेंस का फॉर्मूला रहेगा, डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाना है, आपको स्पीड आपको पता है, स्पीड आपको गिवन है, और 12 मिनट्स आपको टाइम भी गिवन है, और डायगोनली उसका कोई इश्यू रहेगा नहीं। कैसे कि सर देखिए, यहाँ से अगर हम यहाँ पे एक स्क्वायर बनाते हैं, यहाँ पर क्या बनाते हैं, हम एक स्क्वायर बनाते हैं, और स्क्वायर को अगर हम डायगोनली इसको अगर यहाँ से चलाते हैं, ये रहा सर डायगोनली, मान लेते हैं A B C और D। अगर आपको यहाँ से पता करना है तो ये यहाँ से चलता है और यहाँ से यहाँ तक आ जाता है, उसका कोई इश्यू नहीं रहना। आपको तो ये दूरी बतानी है तो दूरी का फॉर्मूला तो सेम रहना है। और डिस्टेंस का अगर मैं फॉर्मूला पूछूं तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है सर, डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। और दूरी का अगर हम सूत्र लिखना चाहें तो दूरी का सूत्र क्या होता है सर, चाल गुणा समय। दूरी का सूत्र क्या होता है, चाल गुणा समय हमारे पास में दूरी का सूत्र होता है। इसके बाद में देखिएगा यहाँ पर आपको क्या क्या गिवन है सर, हमें स्पीड गिवन है। पहले तो हमें सर स्पीड या जो चाल दी हुई है, स्पीड या फिर सर जो चाल दी हुई है वो कितनी दी हुई है सर, 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 10 km/h। पहला पॉइंट तो ये हमें पता है। दूसरा क्या दिया हुआ है सर, हमारे पास में टाइम आपको दिया हुआ है, आपको समय आपको दिया हुआ है, और समय कितना दिया हुआ है ये गिवन है सर 12 मिनट्स, 12 मिनट आपको क्या दिया हुआ सर, समय दिया हुआ 12 मिनट्स। अब आप कहोगे कि सर यहाँ पर तो इनकी वैल्यू इक्वल नहीं है क्योंकि ये आवर में और ये मिनट में, तो कन्वर्ट कैसे करें सर, यहाँ पर आंसर किस में चाहिए, किलोमीटर में। तो सर इसको तो चेंज करना नहीं है किलोमीटर को, तो किलोमीटर तो ऐसा कैसा रहना, तो ये वाला तो चेंज होगा नहीं, तो इसको आवर में लेके आ जाते, मिनट को फिर किस में बदल देते हैं, घंटे में बदल देते हैं। चलिए सर, अगर आप मिनट को आवर में कन्वर्ट कर रहे हो, अगर आप मिनट को आवर में कन्वर्ट कर रहे हो, इसका मतलब कि सर मिनट स्मॉलर होता है और आवर हमारा ग्रेटर होता है। तो छोटा वाला बड़े की तरफ क्या करता है सर, भाग कर जाता है, क्योंकि छोटे वाले को डर लगता है, और इसे क्या कहेंगे सर, डिवाइड कहेंगे। यानी यहाँ पर क्या कर देंगे, डिवाइड। किससे सर, 60 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 1 आवर में टोटल कितने मिनट्स होते हैं, 60। अब अगर यहाँ पर सोल्व करें तो 12 को 60 से डिवाइड करेंगे, और 60 से डिवाइड करेंगे तो कट के कितना हो जाएगा, 1/5 आवर्स, 1/5 आवर्स। ये हमारे पास में क्या रहेगा, आंसर रहेगा। अब इसका सोल्व करते हैं डिस्टेंस का। तो सर हमें अभी भी देखा कि डिस्टेंस या फिर सर जो दूरी होती है उसका सूत्र क्या होता है, स्पीड मल्टीप्लाइज टाइम, चाल गुणा समय। तो चाल कितनी है, 10 km/h। ओके, 10 km/h मल्टीप्लाई क्या रहेगा सर हमारे पास में, मल्टीप्लाई रहेगा सर समय जो है कितना, 1/5, 12 नहीं है 1/5। ये किस में था, km/h में था ना 10, तो और उसके साथ में मल्टीप्लाई किसको कर दिया सर, आवर को कर दिया। चलिए सर, यहाँ से सबसे पहले ये हटा देते हैं तो आंसर क्या रहेगा, किलोमीटर में,
और यहाँ से इसको हटा दें तो कितना रहेगा 2, और आंसर कितना आ जाएगा सर हमारे पास में 2 किलोमीटर या 2 किलोमीटर क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। इसका मतलब ये टोटल कितना है सर 2 किलोमीटर या 2 किलोमीटर क्या है सर इसका आंसर, ऑप्शन नंबर 3 क्या रहेगा सर आंसर रहेगा। तो केवल डायगोनली आपको केवल और केवल कंफ्यूज करने के लिए दिया था विकर्ण है, बाकी कोई इश्यू नहीं रहता क्योंकि दूरी का सूत्र वही रहता है, चाहे वह डायगोनली जाए, चाहे ऐसे जाए, चाहे ऐसे जाए, चाहे ऐसे घूम घूम कर जाए, कोई इशू नहीं रहता। दूरी का सूत्र फिक्स है, समय गुणा चाल या चाल गुणा समय, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। बस आपको ये कन्वर्जन सही करना है। अब आपको क्या सर इसको कन्वर्ट क्यों नहीं किया, देखिए क्योंकि हमारे पास में ऑप्शन में किलोमीटर रखना है, ऑप्शन में किलोमीटर रखना है तो हम इसको चेंज नहीं करेंगे, हम कन्वर्ट किसको कर देंगे इसको फिर मिनट को सेकंड में क्यों नहीं बदला, देखो इसलिए नहीं बदला क्योंकि यहाँ पर आवर लिखा हुआ है तो मिनट किस में जाएगा आवर में, और स्मॉलर ग्रेटर की तरफ जा रहा है क्योंकि मिनट से आवर में जा रहे हो, मिनट से आप घंटे की तरफ जा रहे हो तो स्मॉलर से ग्रेटर की तरफ, छोटे से बड़े की तरफ तो भागकर जाएगा, तो क्या करेगा भागकर जाएगा, तो डिवाइड कर देंगे और इस तरह जब डिवाइड करेंगे 60 का डिवाइड करेंगे तो 1/5 आ जाएगा और 1/5 आवर क्या रहेगा सर इसका आंसर रहेगा, और ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या रहेगा आंसर रहेगा। तो इस तरह हमने 20 क्वेश्चंस पर डिस्कस कर लिया है। बाकी आपको किसी भी तरह के नोट्स से संबंधित कोई बात का जरूरी हो, क्विजेज आपको देनी हो, नोट्स डाउनलोड करने हो तो navodayaschool.in विजिट कीजिएगा, यहाँ आपको सब कुछ मिल जाएगा। बाकी हमारे telegram.me/navodayaschool आपको विजिट जरूर करना है और इसको आपको ज्वाइन जरूर करना है। तो telegram.me/navodayaschool ज्वाइन कीजिएगा, यहाँ आपको हर तरह की न्यूज आपको मिलती रहेगी, पाठ्य सामग्री निःशुल्क सब कुछ आपको यहाँ पर मिलता रहेगा। और बाकी हम मॉक टेस्ट नंबर 3 के ऊपर जल्दी डिस्कस करेंगे। आपने सबमिट नहीं किया तो जरूर सबमिट कीजिएगा और बाकी सारे क्वेश्चंस पे आपको डिस्कस करते हुए कंप्लीट करना है। इस तरह हमने मॉक टेस्ट नंबर 2 को कंप्लीट किया। जल्दी मिलते हैं किसी और टेस्ट के साथ में और धीरे धीरे आपकी तैयारी को इसी तरह बढ़ाएंगे और इस बार आपको निश्चित सफलता दिलाएंगे। थैंक यू।